Welcome everyone. My name is Kaustubh, the founder of Alpha Wealth Avenues. We are dedicated to research and being good students of this great stock market. Market is the best teacher and learning through various market cycles. I would like to welcome Mr. Praveen Yadav, famously known as the stock market scientist. Actually, इनका कोई introduction की जरूरत नहीं है, but I would like to graciously share a few things about him. So Mr. Praveen is a multifaceted personality. उनको स्टॉक मार्केट में 12 साल से भी ज़्यादा इंटेंस डीप एक्सपीरियंस है. 14 years of experience in the corporate world with renowned MNCs in a leading regional role. Trading and investing coach by profession. We've all been learning through whatever he shares and certainly applying it. And more importantly, आपको शायद पता ना हो, life coach and motivational speaker है. So welcome Praveen ji. A couple of words from you. Yeah, am I audible? Yes, you are. Okay. So thank you for lovely introduction, and good evening to all of you. And I guess again, thank you for scheduling this space. या थैंक्स. सो जैसे हमने टाइटल दिया है, मैं we're going to look at very important Q4 results and the annual results of companies. The result season has just started about 10-12 दिन पहले. और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ FY25 हमने देखा है कि एक अर्निंग्स का स्लो डाउन आ गया था, थोड़ा सडन लगा था कंपेयर टू द अर्लियर ईयर्स, एंड टू सम डीप एनालिस्ट इट वाज समवट प्रेडिक्टेबल. तो आई क्विकली कवर इन 2 मिनट्स अभी तक जो कुछ कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में डिक्लेयर किए हैं, हमें क्या नजर आ रहा है, एंड देन विल गेट इनटू अ डिस्कशन. सो आईटी सेक्टर वाज द फर्स्ट, जहां पे हमने देखा कि काफी म्यूटेड रिजल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. जस्ट एक दो एक्सेप्शन अभी तक आए सब कंपनीज में, एक परसिस्टेंट एंड केपीआईटी विद वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. Private banks overall have shown good performance, with exceptions like the famous IDFC First Bank, supposed to be the next HDFC Bank for the last few years, but unfortunately ऐसा हो नहीं रहा है. Then in NBFCs overall it seems to be कि काफी अच्छा चल रहा है. हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में बजाज फाइनेंस एंड आवास ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं. चोलामंडलम हैज रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज लाइक आनंद राठी, इनके भी अच्छे नंबर्स आए हैं. सो ओवरऑल आई थिंक दिस सेक्टर इज गोइंग टू रिपोर्ट गुड नंबर्स ऑन अ गुड ट्रैक. ऑटो सेक्टर में हमने देखा है कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स म्यूटेड थे, और Q4 के भी जो हमने मंथली सेल नंबर्स देखे थे काफी सारे कंपनीज के, वहां पे अपने को स्लो ग्रोथ दिख रही थी, एक्सेप्ट M&M एंड फोर्स मोटर्स हु आर गोइंग ग्रेट गन्स. सो ये शॉर्ट में समरी है अभी तक हमने क्या देखा. दिस क्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे शायद हमें अपटिक देखने को मिले आफ्टर अ वेरी स्लो H1 एंड रिलेटिवली बेटर Q3. सो प्रवीण जी, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं आपके व्यूज क्या है सेक्टर्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, क्या लग रहा है Q4 में होगा, और थोड़ा सा Q1 का एंटिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड वट एवर एल्स यू वांट टू शेयर. सो प्लीज, वी आर ऑल लिसनर्स हियर. राइट. सो आपने काफ़ी सही बताया. वॉट एवर जो भी अर्निंग्स हमें अभी तक देखने को मिली हैं, सो मतलब कोई बड़े हिट्स नहीं रहे हैं. माने जैसा जनरली वी सी लास्ट व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर या पहले हम देखा करते थे, तो काफ़ी मिक्स टाइप के हैं. और सेक्टर वाइज भी आपने ऑलमोस्ट बढ़िया कवर किया कि सबसे म्यूटेड अभी तक आईटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. और बैंकिंग ने और प्रवीण जी, आपकी वॉइस चली गई है. अभी आ रही है. हाँ, अभी आ रही है. हाँ, तो मोटा मोटा बैंकिंग, मैं बोल रहा था कि बैंकिंग जो है इसने अच्छे खासे वो कर रखे हैं. माने रिजल्ट्स जो हैं, खासकर एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसी हो गया, मतलब सबसे बढ़िया रिजल्ट अगर किसी सेगमेंट के आए हैं अभी तो बीएफएसआई के आए हैं. राइट. फार्मा में आवाज तो बराबर आ रही ना मेरी? यस यस, अभी परफेक्ट आ रही है, सिर्फ 3-4 हाँ सेकंड के लिए गई थी. हाँ. तो फार्मा में क्या है कि फार्मा में अभी तक अर्निंग्स आनी शुरू नहीं हुई हैं. मेरे को लग रहा है फार्मा में शायद आपको अच्छे सरप्राइजेस मिले ऊपर की साइड में. बाकी मेटल सॉरी, वापस पिछले 5 सेकंड आवाज नहीं आ रही है. वापस से नहीं आ रही है. फार्मा का हमने सुना, उसके बाद वापस चली गई थी कुछ सेकंड के लिए. अच्छा, अभी ठीक आ रही है. यस यस.
हाँ, तो फार्मा के बाद मैंने बोला कि मेटल हो गया, मेटल्स की भी अर्निंग अभी खास आई नहीं है। हिंदुस्तान जिंक और ये सब की आई है। तो मिक्स से नंबर्स हैं ओवरऑल। अगर आप डैशबोर्ड देखोगे एज पर मनी कंट्रोल, ठीक है, तो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है ओवरऑल अभी तक। और डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा था 2 दिन पहले तो। लेकिन अल्टीमेटली वो जो डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ है भी ना, उसमें भी काफी कॉस्ट वाले मेजर्स हैं, इसलिए आया है। और Q4 वैसे भी हैवी क्वार्टर रहता है, राइट। राइट राइट। हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या देखना है, मैं आपको बोलता हूँ जिस जिस एंगल से मैं चीजों को देखता हूँ। देखो, सबको पता है कि हमारी लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी थी, ठीक है, या लास्ट दो साल की जो एवरेज जीडीपी थी, वो 7.5% थी, करेक्ट। भले राइट ही आपका 22-23 हो और 23-24 हो, ठीक है, लेकिन 24-25 की जीडीपी आपकी आ रही 6.5। सो अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज 100 बिप्स का आपका डाउनग्रेड हुआ है जीडीपी, नंबर वन। नंबर टू, ये साल भी 6.5 ही आने की उम्मीद है। मतलब अगर आप टैरिफ्स को एक्सक्लूड कर दो, टैरिफ्स का इफेक्ट अभी पता नहीं, कोई बोल रहा है 30 बिप्स का आएगा, कोई बोल रहा है 40 बिप्स का आएगा, कोई बोल रहा है कि मिनिमम 30 बिप्स का इंपैक्ट आना है। प्लस ये अभी हमारा जो नया चैलेंज आया बॉर्डर टेंशन वाला, इसका इंपैक्ट भी हो सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक, आगे बात करेंगे इसकी भी। सो इस साल समहाउ मेरा पर्सनल अंदाजा ये है कि ये सारी चीजें अगर रहती है तो इस साल हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 24-25 जो था, उसके मुकाबले इस साल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी ऐसा होता है तो आप देखना मार्केट में आपको री रेटिंग नहीं मिलेगा, आपको डी रेटिंग सॉरी नहीं लॉस्ट करेंगे, योर वॉइस। मतलब हाँ अभी आ अगेन। गया आपका। हाँ हाँ। सो सो आई बिलीव फ्रॉम 7.5 व्हेन यू आर डिलीवरिंग 6.5 ग्रोथ, सो काफी ऐसे सेगमेंट्स होंगे जहां पे ग्रोथ स्लो होएगा। सो यू हैव टू सी कि कौन से सेगमेंट्स में ग्रोथ स्लो हो रहा है। पूरी नहीं अभी। जीडीपी का जो साइकिल चलेगी, हाँ, हाँ हाँ। गवर्नमेंट केपेक्स से स्टार्ट हुई थी। जब गवर्नमेंट ने 23-24 में फ्रंट लोड किया था 10 लाख करोड़, मतलब, और वो ऑलरेडी बजट स्टेटमेंट में था। व्हेन यू आर रिड्यूसिंग योर फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 4 आप सरकार को कवर तो करना पड़ेगा ना। तो दो चीजें हैं, या तो आप डेफिसिट बढ़ा लो, या फिर आप बोलो कि यार मैं अभी डेफिसिट नहीं बढ़ाऊंगा। मे बी गवर्नमेंट इज सीइंग, जो अगर पूरा आप इकोनॉमिक सर्वे जनरली लोग नहीं पढ़ते, लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे में आपको बोलूंगा आप जरूर जाके वापस से पढ़े। उसमें क्लियर कलर हाईलाइट हुआ है कि इस साल अमेरिकन इकोनॉमी का एक स्लो डाउन में जाने का रिस्क है, और मार्केट्स का भी मेंशन है वहां पे। तो गवर्नमेंट को अंदाजा है कि कोई भी स्लो डाउन आ गया, और स्लो डाउन आ जाएगा और हम अभी से फ्रंट लोड कर देंगे अपने खर्चे को, तो दिक्कत हो जाएगी। उस टाइम पे आप डेफिसिट को और ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। तो एक रूम रखा है कि मैं अपने डेफिसिट को अभी कम रखता हूं, कल को जब क्राइसिस कोई अनफोल्ड हुआ ग्लोबली, उस टाइम पे सरकार आगे आएगी और वो खर्चा करेगी और इकॉन जीडीपी में पैसा डालेगी। सो मोटा मोटा ये। तो मेरे को लग रहा है जो रिड्यूस डेफिसिट है, पिछले साल आपका डेफिसिट था 4.8, तो आपका जीडीपी ग्रोथ आया 6.5। इस साल आपका डेफिसिट 4.3 है, फिजिकल डेफिसिट। तो मतलब सरकार खर्चा कम करने वाली है। सरकार ये बोल रही है मैं कंज्यूमर के हाथ में पैसा दे देती हूँ, लेकिन ओवरऑल जीडीपी में ही अगर चीजें रहेंगी तो कंज्यूमर भी ज्यादा योगदान नहीं दे पाएगा जब तक जीडीपी बॉटम आउट ना करे। मतलब ये जो पूरा 7.5% ग्रोथ से हम नीचे आ रहे हैं, तो मतलब कहाँ बॉटम आउट करते तो नहीं कह सकते, बट मेरे को लग रहा है 6% के आसपास हम बॉटम आउट कर जाएंगे। जनरली यही होता है, 8% के आसपास हम लोग हमेशा मार्केट आप देखना पिक कर जाएगा जब भी जीडीपी 8% ग्रो करने लगती है, और 6% पे 5.5-6% पे बॉटम आउट हो जाता है मामला, राइट। तो राइट। ये साल में देखना पड़ेगा आपको कि क्या सेगमेंट्स हैं जहां पे पैसा सरकार का जाएगा। आगे अच्छा कर रहे हैं बहुत ही। तो आपके 950 स्टॉक्स में से वापस चली गई आपकी आवाज। वापस चलेगी। हाँ अभी वापस आ गई। हाँ, तो ये आई डोंट नो, मतलब आज स्पेस का ट्विटर का कुछ है। सो आई वाज सेइंग कि टैरिफ्स का हमें नहीं पता, ये मैंने जो भी व्यू दिया है ये बिना टैरिफ के दिया है। टैरिफ आते हैं राइट। तो अभी देखना से कम वापस आओ। रफ्तार से ग्रो करे, राइट राइट। राइट, ये चीज। अभी कुछ चीजें अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो आपने जी एकदम जी। सही बोला कि लास्ट 2-3 साल में मेनली गवर्नमेंट कैपेक्स के बेसिस पे सर्टन इंडस्ट्रीज सर्टन सेक्टर्स को फायदा हुआ। वहीं पे काफी ग्रोथ भी आई। उन्होंने डिकेडल थीम्स बनाए एंड एक्चुअली काफी सारे प्रॉफिट्स भी आए, स्टॉक रिटर्न्स भी आए। ओके। और हम जानते हैं कि वो कौन से मेन सेक्टर्स है। सो वेदर इट इज पावर, वेदर इट इज रेलवेज, इंफ्रा एक्सेट्रा। अभी आपने जो बताया एकदम सही है कि वो अभी सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज काफी सारे वैल्यूएशंस भी आगे चले गए थे। एंड अभी जो कैपेक्स स्लो डाउन हो जाएगा गवर्नमेंट का, वो ऑलरेडी उन्होंने बताया है। और प्राइवेट ने तो लास्ट 3-4 साल में भी इतना कुछ
कंट्रीब्यूट नहीं किया न्यू कैपेक्स में, बिकॉज शायद उनके पास ठीक से कैपेसिटीज थी उन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स। तो अभी जो अपना जो रिवाइवल हो सकता है इकोनॉमी का बोलो या फिर ओवरऑल जीडीपी का, एंड देन इनटू द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, वो कैपेक्स हेवी सेक्टर्स से कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स में हो सकते हैं क्या? और कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स में विच कैन बी दोज ग्रीन पॉकेट्स विच कैन लीड द रिकवरी एंड मे बी द नेक्स्ट रैली? इस पे आप थोड़ा हमें एनलाइटन कीजिए। राइट राइट, मेरा आवाज आ रहा है ना बराबर? अभी आ रहा है, बट क्या होता है कि मे बी एक 30-40 सेकंड्स आ जाता है एंड देन एक 5-7 सेकंड के लिए चला जाता है। करेक्ट करेक्ट। सो मेरा मानना यह है कि देखो तीन चीजें हैं कभी भी इकोनॉमी जब स्लो होती है, और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी रहते हैं। देखो दो टाइप का होता है ना, एक होता है इंटरनल ट्रिगर्स, एक होता है एक्सटर्नल ट्रिगर्स। अभी आपके इंटरनल ट्रिगर्स भी थोड़े वीक है और एक्सटर्नल ट्रिगर भी वीक है, ग्लोबल सेटअप जो है आपका। तो हम्म। तीन पॉइंटर्स पे हमेशा जिंदगी में याद रखना जिसपे काम होता है, इंसान हो या मार्केट। राइट, राइट। सर्वाइवल, रिवाइवल एंड थ्राइवल, या सर्वाइव रिवाइव एंड थ्राइव। करेक्ट। सो यू आर राइट। थ्राइविंग। कल मतलब लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले आप थ्राइव कर रहे थे, थ्राइविंग इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आपका आया धीरे 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 धीरे, हम अब भी सर्वाइविंग मोड पे जा रहे हैं। सारी सारे मतलब अमेरिकन मार्केट्स हो गई, जितना अगर स्लो डाउन आता है या जो भी है इफेक्ट्स आते हैं यूएस के टैरिफ की वजह से सारा, तो धीरे धीरे क्या ये साल मेरे को लग रहा है सर्वाइवल रहेगा। मोटा मोटा पहले दो क्वार्टर आपके सर्वाइवल पे चले जाएंगे, क्योंकि हम्म। से आया, उनके हिसाब से क्वार्टर टू में आया है। आवाज बराबर आ रहा है ना मेरा? हाँ हाँ, अभी आ रही। सो क्वार्टर वन में और क्वार्टर टू विल बी ऑफ सर्वाइवल आई गेस। ठीक है, हम्म। मतलब जहां पे आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव कर रही है यहां पे। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री। अच्छा अभी आ रही है? यस यस। सो जहां पे सर्वाइवल होएगा और रिवाइवल फास्ट आएगा ना, सबसे ज्यादा थ्राइव वहीं आएगा। व्हेन यू सर्वाइव तो यू विल रिवाइव फास्ट, एंड व्हेन यू रिवाइव राइट। फास्ट, सो आपका जो थ्राइव होएगा ना वो सबसे लीड करोगे, मतलब। तो आपको उन सेगमेंट का रखना है। सो अभी तक जो सेगमेंट चले हैं पिछले 2 साल में, वहां पे काफी सेगमेंट्स का टेस्टिंग हुई है अभी। उनको सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब सर्वाइवल मींस ग्रोथ सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, सीधी बात बोलूं तो आपको। ठीक है, अगर या। ग्रोथ सर्वाइव नहीं करेगा तो आपकी वैल्यूएशन सर्वाइव नहीं करेंगे, याद रखना मेरी बात। ठीक है, हम्म। अगर वैल्यूएशन सर्वाइव नहीं करेंगे आपकी, राइट, तो ये मान के चलो कि फिर वो उसके रिवाइवल में भी टाइम लगेगा। हम्म। मेरा मानना यह है कि आपको उन सेगमेंट्स पे नजर रखिए जहां पे अर्निंग सर्वाइव करने के सबसे ज्यादा चांस है। और मेरी टॉप लिस्ट में मैं एक ही चीज है, 2 साल से बोल रहा हूं और हर साल रिपीटेडली बोल रहा हूं, एक ही सेगमेंट है जहां पे सर्वाइवल के सबसे ज्यादा चांस है, वो आपका फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर बोल सकते हो एज ए होल। ओके। राइट, क्यों है यहाँ पे, इसका एक लॉजिक बताता हूँ, शायद हमने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरनली तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोई भी धंधा चलता है कंज्यूमर की पावर से, या फिर धंधे में ये देखा जाता है कि कंज्यूमर के पास पावर कितनी है। राइट, तो 40 सेकंड का हैक है यहाँ पे। ठीक है, हम्म। राइट। तो आपको अपनी मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए रिटेल में काफी वो करना पड़ता है, कंज्यूमर के हाथ में पावर काफी होती है। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इज ए बिजनेस जहां पे कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा बड़ी पावर नहीं होती है। हम्म। तो ये वो सेगमेंट है जहां पे पावर कंपनीज के पास भी रहती है। राइट, व्हेन यू कम्स टू द सेगमेंट एंड ऑल, कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हो, हाई ग्रोथ। तो यही सेगमेंट है जो स्लो ग्रोथ फेज जब होती है इकोनॉमी की, उसमें सर्वाइव भी करते हैं, और इनको रिवाइवल की जरूरत नहीं। नहीं आ रही आपकी। हेल्थ केयर एंड डिफेंस मेरे को लग रहा है दो सेगमेंट हैं जिसपे इस साल ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अर्निंग ओके। सर्वाइव रहती हैं कि नहीं रहती हैं। मेरे को लग रहा है सर्वाइव करेंगी एज ए होल। ठीक है। बाकी स्टॉक राइट राइट। पिकिंग पे तो मतलब आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा आपको अच्छा लगता है, कैसे क्या वैल्यूएशन, वो सारी चीजें। ठीक है, ग्रेट। सो ये बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि जहाँ पे कंज्यूमर के हाथ में या कैपेक्स ड्राइवर के हाथ में पावर नहीं है टू इंक्रीज एंड ग्रो, जहाँ पे ऑटोमेटिकली होना चाहिए इवन इन अ स्लो डाउन विच इज फार्मा एंड डिफेंस बिकॉज ऑफ द मे बी जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो, वहाँ पे हमें शायद अपना रिसर्च का लेंस लगा के वी हैव टू डीप डाइव। ओके। सो अभी एक एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, फिर हम भी थोड़े से ओपिनियन देंगे। बट सिंस आपने फार्मा को पहले टच डाउन किया विच इज़ वेरी लॉजिकल, फार्मा में बहुत सीडीएमओ के बारे में अभी लास्ट 6-8 महीने से बहुत बात हो रही है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो 30-40 साल से इन्वेस्टिंग में हैं, बड़े बड़े कॉर्पस मैनेज किए हैं,
दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली रिफरिंग टू सीडीएमओ के अगले 5 साल का 10 साल में वही दिख रहा है। एंड ये सब बातें चालू हुई इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एफआईआईज आर डूइंग और व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प पंक्चर्ड द बलून ऑफ ट्रेड, उसके पहले से चल रही है। तो आप सीडीएमओ अगर हमको एक इजी वे में अगर समझा सकते हो तो वो बहुत हेल्प रहेगी। ओके, सो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मेरा तो क्या 2 साल से थीसिस है, फरवरी 2023 से, और कि जो आईटी फार्मा है वो नेक्स्ट आईटी बनेगा कम से कम 6 से 8 साल में। मतलब जो आईटी का रोल था, आज आईटी 15, हाँ 15% के आसपास शायद आईटी का मैक्स शेयर गया है निफ्टी में, राइट। यस। मेरे को लग रहा है, और ओवरऑल भी आईटी का अच्छा खासा वैल्यूएशंस मिलते थे। मार्केट एप टू सेल्स ले लो तो आप, या प्राइस टू बुक वैल्यू ले लो, 10-10 गुना 8-8 गुना, मार्केट एप टू सेल्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था। तो वैसा ही धीरे धीरे फार्मा में जाएगा और फार्मा का एरा आएगा। तो दो रीजन है, पहला तो क्या था, एक तो 10 साल से ये सेक्टर ने कोई ग्रोथ, मतलब एज इंडस्ट्री है उसका लैंडस्केप चेंज हो गया है। जो राइट। पिछला बुल रन था फार्मा का 2009 से लेकर 2015 तक, जिसमें इंडेक्स, 1,000 रुपए का इंडेक्स 14,000 हो गया था फार्मा का, उसमें फार्मा में जो ग्रोथ आया था वो मेजरली लेड बाय आपकी एपीआई और ये आपकी फॉर्म की अभी हम लोग, हाँ हाँ। बोलिए। तो सीडीएमओ अभी पिछले 5 साल से कोविड के बाद लाइमलाइट में आया। तो सीडीएमओ का मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो किसी चीज का, और या तो किसी कंपनी को आप जो जो ट्रायल्स होती हैं ड्रग्स की उसमें मदद करते हो, या फिर ट्रायल के बावजूद भी ये खुद करा करती थी। तो उससे क्या होता था, आर एंड डी एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता था, और सबसे बड़ा रिस्क क्या रहता था कि अगर आपकी दवाई फेज 2 में आके या फेज 3 में आके फेल होगी तो आपकी वो मेहनत खराब हो जाती थी, क्योंकि हर ड्रग मतलब फाइनल नहीं बनता ना। आप 10 ट्रायल्स कर रहे हो 10 ड्रग की, तो 10 में से हो सकता है आपको 3 में पेटेंट मिले। हम्म। अभी आ रही है? मतलब अभी क्या हो रहा है ना, पहले जैसे पहले हम्म 10 मिनट में आपकी 30-40 सेकंड आके 5-10 सेकंड नहीं आ रही थी, अभी उल्टा हो रहा हम्म। है, एक 5 सेकंड के लिए आ अच्छा, रही है। तो मे बी इफ यू डोंट माइंड एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे क्या? मैं आपको एक काम बोलता हूँ, मेरे को ना आप स्पीकर बनाएं। मेरे को लग रहा है स्पीकर बनाने से ये सॉल्यूशन हो जाएगी, बिकॉज लास्ट से हमने स्पेस किया तो उसमें ऐसे हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ, मैं लॉग आउट श्योर करके श्योर, करता अभी हूँ। कर। हाँ हाँ। आई रिमेम्बर व्हेन स्पेस स्टार्टेड 21 में, तो बड़ा हाँ। बहुत फास्ट होता था, पर अभी आई डोंट नो, मे बी एक्स में बहुत सारे अकाउंट्स हो गए हैं तो उसकी वजह से चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा यस रहे हैं यस। पिछले 1.5 साल से। सो अभी मेरे वही को लग है। रहा है क्लियर होगा। अभी मेरे को नहीं लगता ये चैलेंज आएगा, कोस्ट में कई बार आ जाता है ये वाला। यस, सो एक ही रिक्वेस्ट है, आपका जो हम्म सीडीएमओ फॉर्मुलेशन का जो थीसिस चालू हो गया था ना, सिर्फ हम्म वो हम्म, एक दो हम्म। तीन मिनट आप रिपीट करोगे तो सबके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज वहां से पूरा ही ड्रॉप हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था सीडीएमओ का रोल आया कोविड के बाद में। पहले क्या होता था कि जितने भी आपके ट्रायल्स होते थे, आपको कोई ड्रग बनाना है, ठीक है, तो उसके 3 हम्म ट्रायल्स होते हैं, फेज 1 फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के थ्रू गुजरता है। ठीक है, आप कोई भी ड्रग बनाते हो तो आपको उसको बनाने के बाद उसके 3 टाइप के ट्रायल्स में अलग अलग सैंपल साइज होता है, फेज 1 फेज 2 फेज 3, उसमें तुम्हें गुजारना पड़ता है। तो पहले क्या हम्म होता था, जो भी खर्चा होता था वो जो मेन कंपनी है जो ड्रग बना रही है खुद करा करती थी। तो उससे दो चीजें होती थी, पहला एक तो आपकी आर एंड डी कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी बैलेंस शीट हैवी हो रही है। दूसरा क्या होता था, ज्यादातर ड्रग्स 80 to 85% ड्रग्स शायद फेज 1 में ही एलिमिनेट हो जाते थे पहले, समझ रहे हो आप? तो फेज 2 में जाते ही नहीं थे, तो आपका पूरा खर्चा जो था वो उसमें चले जाता था, फिर आप करते थे। फिर फेज 2 में चले गए तो फिर फेज 2 में मतलब मैक्सिमम ड्रग एलिमिनेट हो जाते थे, फेज 3 में नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन राइट। कोविड के बाद क्या हुआ, जब से हमने कहते हैं ना कि एक खुद की वैक्सीन बनाई इंडिया ने पहली बार, वो भी एक हम्म वॉर स्केल पे, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम लोग अगर कोरोना की वैक्सीन बना सकते हैं, वो भी जैसे यूएस ने बनाई और बाकी देशों ने बनाई इतनी फास्ट, तो हम बाकी वैक्सीन भी खुद क्यों नहीं बना सकते, हम बाकी चीजों में भी खुद आगे क्यों नहीं जा सकते। तो उसके बाद से सीडीएमओ को एंकरेज किया गया और सीडीएमओ कंपनीज आगे आई। तो सीडीएमओ का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी ड्रग बना रहे हो, आपने ड्रग बनाया तो जो भी आप फेज 1 फेज 2 फेज 3 के ट्रायल्स हैं वो सब सीडीएमओ कंपनी से बनवाओगे। तो जो भी खर्चा होएगा वो मेन उनका ज्यादा खर्चा होएगा, आपका कम होएगा। आप उसे एक फीस दोगे कि आप मेरे लिए ट्रायल करो, तो उसमें दोनों के लिए विन विन है। देखो, सीडीएमओ कंपनी का सेटअप जो होता है वो ऐसा ही होता है ट्रायल्स के लिए पूरा, ठीक है। तो उसको फीस मिल रही है उसके लिए, यहां पे उनकी बैलेंस शीट डीलेवरेज हो रही है। कल को अगर फेज 3 में सक्सेसफुल हो गया
तो सीडीएमओ कई कई ऐसे सीडीएमओस हैं, ऑलमोस्ट सारे सीडीएमओस हैं जो आपको मास स्केल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? राइट सपोज राइट। करो आप हो, आपकी एक आपका ड्रग है, आपने 10 ड्रग का ट्रायल करा, आपके 2 ड्रग फेज 3 क्लियर करके। नाउ व्हाट वुड यू डू? हम्म। आप क्या करोगे? आप चाहोगे ना कि भाई अब उनको मैं मार्केट करूं, मास स्केल में बनूं, राइट? करेक्ट तो करेक्ट। एकदम से तो नहीं बना पाओगे आप उन्हें, राइट? राइट। भाई आपको केपेक्स करना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हाट वुड यू डू? यस। आप सीडीएमओ को बोलोगे भाई क्योंकि आपने तो सारी फेस 1 फेस 2 फेस 3 ट्रायल्स करे मेरे लिए, तो एक काम करो, हम्म। एक साल में मेरे को इतना बनाना है, इसका 20% मैं बनाता हूं, 80% आप बनाओ, राइट? अच्छा। तो आगे तक, हाँ, उसमें भी फायदा है ना आपको। तो भाई आपका आपको देखो, एक तो क्या है, अगर आपको पूरा बनाना है तो आपको केपेक्स करना पड़ेगा। केपेक्स का एक राइट। आपका, जिसको हम बोलते हैं ना, गेस्टेशन पीरियड अलग जाएगा, साल भर लगेंगे, 2 साल, फिर आप बनाना शुरू करोगे, फिर उसका आरओआई हम्म। निकालोगे, वो सारी चीजें। यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपने सीधा सीडीएमओ कंपनी को ऑर्डर दिया, ठीक है? उसने फेस 1 फेस 2 3 आपके लिए किया था, वो आपको ड्रग बना के भी देगी। आपने उसमें ड्रग बनाया, अपना ठप्पा लगाया अपने ब्रांड का, ठीक है? पेटेंट तो आपके पास है ना, ठीक है? और बेचा, यस। राइट? सो यहां से आपकी जो बैलेंस शीट है वो डिलीवरेज हो जाती है। एक तो बैलेंस शीट पे असर नहीं आता है, और दूसरा एक विन विन होती है आपके लिए भी और सीडीएमओ कंपनी के लिए भी। सो रीजन बीइंग, सीडीएमओ जो है धीरे धीरे टूल पकड़ने लग गया इंडिया में। अभी धीरे धीरे जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा अभी आरएनडी को काफी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? तो पहले हमारा एक लिमिट रहती थी कि यार मैं आरएनडी का बजट 3% ज्यादा बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, 4% ज्यादा बढ़ाऊं कि नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, राइट? यस। नाउ आप अपने आरएनडी बजट को बिना 4% या 3% ऑफ सेल्स को बढ़ाए, ठीक है, आप ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा ड्रग्स पे काम कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा क्या हुआ, सीडीएमओ कंपनी क्योंकि स्पेशलाइजेशन है उनका ट्रायल्स में, तो उसके आने के बाद से जो सक्सेस रेट है, राइट, मॉलिक्यूल्स का, वो भी बढ़ गया। पहले जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि फेस 1 में 85% या 90%, एग्जैक्ट डेटा मेरे को ध्यान में नहीं है, वो निकल जाते थे। राइट। अभी फेस 1 में वो डेटा काफी, मतलब अभी 70 निकलते हैं, तो 15% आपके ज्यादा फेस 2 में जा रहे हैं। तो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है? तो राइट अगर राइट। 15% भी ज्यादा फेस 2 में जा रही हैं दवाइयां, तो अल्टीमेटली फेस 3 में भी ज्यादा आपके ड्रग्स बनेंगे या अप्रूव होंगे, वो चीज है। सो यू विल गेट मोर मार्केट एक्सेस। और दूसरा क्या है, शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, आपको पता है एपीआई में इंडिया 1980 से पहले लीडर था वर्ल्ड में, पता है आपको? नहीं, जिस इतना एपीआई में आज चाइना अभी लीडर है तक ना, नहीं। इसमें इंडिया लीडर था 1980-85 से अच्छा। पहले। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने फॉर्मुलेशन पे ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है? और फॉर्मुलेशन में ध्यान देने के बाद धीरे 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 इंडिया फॉर्मुलेशन में ज्यादा आ गया, और चाइना ने 2000 में एपीआई पे काम स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करते करते बाय द टाइम 2010 चाइना एपीआई मार्केट को डोमिनेट करने लग गया, कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या कुछ भी बोल सकते हो आप, राइट? और इतना काम किया चाइना ने एपीआई पे कि एपीआई एक कॉमोडिटी बन गया, बेसिकली रॉ मटेरियल जो होता है ना, मतलब आपको दवाई बनाने उसका रॉ मटेरियल, ठीक है? हम्म। तो 2009 वाला 2009 से 15 वाला जो पूरा था वो एपीआई ने फॉर्मुलेशन ने लीड किया, बट ये जो बोल रहे हैं ना, ये एपीआई लीड नहीं करेंगे, मतलब चलेंगी एपीआई कंपनी भी, राइट? बट एपीआई कंपनीज को के जो टॉप मार्जिन थे, मेरे को लग रहा है कोरोना में आ गए। जो ओके। उनके पीक मार्जिन आपने देखने थे, जो सिर्फ एपीआई बनाती है, आयल केमिकल हो गया, काफी आरती ड्रग्स देखो स्ट्रगल कर रही है 4 साल से, तो इन्होंने जो पीक मारना था, राइट, वो मार दिया है। अब जिस कंपनी ने एपीआई से डाइवर्सिफाई कर लिया, कुछ नए सेगमेंट में घुसी, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कंपनीज बहुत ही अच्छा करेंगी। और स्पेसिफिकली अगर वो हाई ग्रोथ सेगमेंट है, तो मैंने हम्म। पिछले स्पेस में भी कुछ कंपनीज का चर्चा किया है कि जो कंपनीज एपीआई छोड़ रही हैं और नए सेगमेंट्स में जा रही हैं, उन पे ध्यान दीजिए। जो कंपनी सीडीएमओ कर रही हैं और अच्छी थेरेपी पे कर रही हैं, लेट्स से कार्डियोलॉजी में सीडीएमओ कोई है, या या मतलब और कोई हाई ग्रोइंग सेगमेंट है, न्यूरो हो गया आपका, ये सब अच्छा करेंगे आपके। 2 3 4 सेगमेंट है, या जो क्रोनिक डिसीज में जो सीडीएमओ है, क्रोनिक डिसीज मतलब हमेशा बढ़ती ही जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वो सब चीजें। सो ये पूरा जो पर्सपेक्टिव है, ये जो थीसिस है, वहां से होता है, और सीडीएमओ आगे अच्छा करेगा ही करेगा। अभी रिसेंटली भी रिमार्क थे ना, मतलब किसने, खेमानी साहब ने बोला था कि किसने बोला था कि आज सीडीएमओ या फार्मा वहां पे है जहां पे 1890s में था। तो बहुत हम्म। माइनर, मतलब आप सोचो, ऐसा कोई बंदा कुछ भी चीज बोलेगा तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होती है वो, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कुछ भी बोल दिया, राइट? यस यस। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होती है, उसको आप डिकोड करो कि क्यों बोला उन्होंने। सो ये उस थीसिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड वॉर में बाकी सेगमेंट्स में तो आप वियतनाम से बनवा लोगे, मतलब आप बांग्लादेश को दे सकते हो, इंडोनेशिया से बनवा लोगे चीजें। मेरे को लग रहा है फार्मास्यूटिकल में इवन चाइना के होने के बावजूद भी, चाइना के अलावा एक ही ऑप्शन रहेगा, वो इंडिया रहेगा, आगे भी वही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वियतनाम वाले अचानक से आरएनडी खोल के बैठ जाएंगे। वियतनाम को फार्मास्यूटिकल मार्केट में किसी भी कंट्री को आने के लिए 10 साल या 12 साल तो आरएनडी करना पड़ेगा उनकी कंपनीज को। ओके ओके। तो फार्मास्यूटिकल में एक ही तरीका उनके पास कि हमारी कंपनी या चाइना की कंपनी वहां जाके प्लांट लगाए तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा उनका। जैसे राइट अभी वो राइट। खुद
अभी अभी जो खुद वैसे भी सबको पता है कि वियतनाम जो भी ग्रो करा है वो चाइना का काफी बड़ा हाथ है, उसमें हेल्प किया है उसको। यस। मतलब वहां पे चाइना के बिजनेसमैन ही गए हैं, उन्होंने ही धंधा किया है, जो चाइना में सक्सेसफुल नहीं थे या जिनको वो लगा कि भाई यार यहाँ का मार्केट अभी सैचुरेटेड हो गया, तो एक काम करो वियतनाम में जाके धंधा करो। सेम वही चाइनीज मॉडल, सस्ता माल बनाना और बेचना अमेरिका को, ठीक है। या। तो वो था, और बांग्लादेश के पास वो टेक्सटाइल का कॉस्ट एडवांटेज था, कुछ भी लगा सकते हो आप, तो उसकी वजह से कर गया। पर फार्मा कोई इट इज नॉट लाइक एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो इसमें यूएस को जो करना है अभी, जो भी हेज करना है खासकर दवाइयों में या और चीजों में, तो इंडिया के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरा, एक एक्ट आया था पिछले साल, बायोसिमिलर एक्ट। बायोसिमिलर एक्ट पिछले साल नहीं आया था, बायोसिमिलर एक्ट की बातें 2016 से चल रही हैं, जब ट्रम्प पिछली बार आया था, समझ ओके। रहे हो आप। बायोसिमिलर एक्ट लास्ट में बाइडेन जी शायद जानबूझ के अटका गए कि भाई यार मैं भला क्यों लेके जाऊं, मैं तो जा ही रहा हूं ना। तो उन्होंने क्या किया, दिसंबर में पास ही नहीं किया कि भाई अभी मैं क्यों अपना खराब बन के जाऊं ना, नहीं तो पास राइट, होता राइट। वो अगर वो आते। ओके, ओके। तो अभी मेरे को लग रहा है बायोसिमिलर एक्ट आप देख लेना, मेरा पर्सनल अंदाजा ये इस साल के एंड तक वापस आएगा, और पहले से भी ज्यादा बढ़िया वाले प्रावधान उसमें आएंगे, जिसमें चाइना को मेन रखा कि चाइना को हमने वो निकालना है। मतलब जितनी भी क्रिटिकल मेडिसिन हैं उसमें चाइना पे निर्भर रहना नहीं है, वी नीड एन ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट इंडिया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन भी वो न्यूज आएगी, फार्मास्यूटिकल भला ही पूरे साल ना चले, वो न्यूज आने के बाद फार्मास्यूटिकल पूरे साल की रैली आपको 1-2 महीने में दे देंगे। मतलब ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। तो साइलेंटली वॉलेंट नहीं होना है। बुल मार्केट हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में सेक्टर में आता है जो साइलेंट रहते हैं। 2022 में जब करेक्शन हो रही थी, सब लोग केमिकल के पीछे, फार्मा के पीछे, आईटी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लोग या। पीएससीज को अकमुलेट कर रहे थे, पावर को अकमुलेट कर रहे थे, जो साइलेंट थे, जहां पे बातें नहीं हो रही थी, राइट। अभी बातें किसकी हो रही हैं आपकी, वही कैपिटल गुड्स की, वही इंफ्रा की, वही सब की। लेकिन वहां पे मेरे को लग रहा है सेटबैक लगेगा। अगर ये वॉर में कुछ एस्केलेशन बढ़ गया, तो आप मान के चलो और ज्यादा पैसा जो है निकलेगा और डिफेंस में जाएगा। अल्टीमेटली सरकार के खर्चे कटेंगे ही, ये जो सिचुएशन है सारी उससे, मतलब बढ़ेंगे तो नहीं, ये मान लीजिए इस साल के लिए। तो जहां जहां खर्चे राइट। घटेंगे, वहां वहां आपके जो पिछले साल तक ऑर्डर आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, और फिर डी रेटिंग होगी वहां पे। अभी वो रिसेंट एग्जांपल आपका वो जल जीवन मिशन का जो था, देखो आप, यस, जहां पे यस, बोला यस। कि भाई 2.5 लाख करोड़ हमें और चाहिए, नहीं तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। सरकार ने मना कर दिया, भाई मेरे पास पैसा नहीं है अभी तो वहां पे उसका एग्री, असर आपको अभी दिखने को नहीं मिलेगा, उसका असर आपको Q1 फिर Q2 में ज्यादा देखने को मिलेगा, जब ऑर्डर फ्लो ही नहीं एग्री, रहेगा, तो ये चीज है। एग्री। वो तो ये वो तो काफी बड़ा कट था, 44%। राइट, काफी बड़ा कट था। ऐसे मेरे को लग ठीक रहा है। है आगे आपको शायद बाकी सेगमेंट्स में भी देखने को मिल सकता है, जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, वहां मिल सकता है। शायद आपको पता भी होगा, बुलेट ट्रेन 25-26 की बातें हुई थी, 25 में कंप्लीट हो जाएगी, यस, अभी 29 तक चला गया। भाई यस, यस। हमें नहीं अभी नहीं जरूरत है उसकी। वंदे भारत स्लीपर का था इस साल का लॉन्च, अगले साल पोस्टपोन कर दिया उसे, मोटा मोटा, कि भाई मास स्केल पे नहीं करना हमें भी, अभी हम हमारी गाड़ियां चल तो रही है ना। तो ऐसे ही आपको जो लेस इंपॉर्टेंट, या बोल सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो सब आपको पोस्टपोन होते हुए दिखे देंगे अल्टीमेटली। तो यही यही कोई भी सरकार होती यही करेगी। और अगर ये एस्केलेशन बढ़ गया, मतलब मेरा पर्सनल अंदाजा ये है कि एस्केलेशन बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट जो बातें मार्केट में हो रही हैं कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप, या हो सकता है कि पहले एस्केलेशन जो हुए थे उससे एस्केलेशन शायद 5 गुना 10 गुना ज्यादा हो, और थोड़ा लंबा भी चले, 1-2 हफ्ते चले या 1 महीना चले। मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ गोलाबारी 1 महीना चलेगी, बट इससे निकलने के लिए भी आपको 1 महीना लग जाए, तो काफी ज्यादा खर्चा यहाँ पे जाएगा आपका। राइट, राइट। देखो प्रायोरिटी आपकी ये हो जाएगी ना, तो आपका पैसा वहीं जाएगा। फिर हो सकता है जैसे जल जीवन में शॉर्टेज आई, वैसे किसी और चीज में आपको शॉर्टेज मिलेगी, मे बी पावर सरप्लस हो गए हम, वैसे भी पावर में आपको एलोकेशन घटता हुआ दिखे, ठीक है। या कोई और जो भी है, जो भी मतलब जहां पे रेलवे में तो पहले ही हमने घटा दिया है, तो वहां भी यस, हो सकता है थोड़ा और छोटा मोटा ऊपर नीचे कर दे। तो थोड़ा सा सरकार क्लियर कट है, इस साल सरकार खर्चा कम करेगी भाई लोगों। तो कंज्यूमर वाली जो थीम है ना, जहां पे कंज्यूमर या तो किंग है, या वो चीजें जिसमें सरकार के कम खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। मेरे को लग रहा है रिटर्न वहीं मिलेंगे इस साल भी। और मैं तो कहता हूं उनमें बड़े रिटर्न मिलेंगे 27-28 में, कंज्यूमर सेंट्रिक्स जो थीम है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि भाई धीरे धीरे हो सकता है कि इस साल या अगले साल मैं खर्चा कम करूं। सरकार ने आपके हाथ में पैसे दे दिए इस साल से, लो भाई आपका टैक्स जो बड़ी मांग थी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब आप खर्च करो। और अगले साल यस, वैसे भी आपका ये क्या बोलते हैं 8 पे कमीशन आएगा जनवरी से। तो मोटा मोटा यस। मैं मानता हूं कि जो इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ज्यादा से ज्यादा मार्च तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब जो तनख्वाहें बढ़ के आनी है मार्च अप्रैल तक आ जाएंगी आपकी। तो एरियर्स जो आते हैं ना, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको एरियर्स आते हुए दिखेंगे, और बड़ी तनख्वाहें होंगी, और बहुत जबरदस्त इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। सो आप सोचो कि ऑलरेडी एक टैक्स कट है, वो आपका लीवर हो गया। फिर काफी करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 30-30% बढ़ जाएगी अगले साल। तो काफी अच्छा कंज्यूमर से कनेक्टेड चीजों में पैसा आ सकता है, राइट। हो सकता है जीएसटी कट्स भी आपको अगले साल से मिले,
अगले साल से, हाँ मतलब मेरा खुद का अनुमान है। सो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई अभी मैं कंज्यूमर के हाथ में पैसा दे रही हूँ, यही ड्राइव करेंगे, राइट। और आगे भी मेरे को लग रहा है, अभी तक पब्लिक कैपेक्स का बुल मार्केट था, मेरे को लग रहा है वापस से जब रेट नीचे आ जाएंगे ना बहुत ही, तो आप देखना प्राइवेट कैपेक्स वापस आएगा आपका। हमेशा प्राइवेट कैपेक्स मैंने देखा है, जैसे रेट पीक की तरफ बढ़ते हैं तो घट जाता है, और जब रेट कम हो जाते हैं ना, जैसे अभी आपके रेपो रेट 6.5 है कि कितने हैं, तो जब आपके रेपो रेट 5% के आसपास आएंगे, मतलब 150 बोल रहा हूं, आप देख लेना बहुत सारी कंपनीज उसका फायदा उठाएंगी। हो सकता है अगर कोई क्राइसिस हो तो सरकार और भी इंसेंटिव दे आपको, तो उस टाइम पे ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो पैसा लगाती हैं केपेक्स में, जैसे कोरोना में हुआ ना, देखो आप भाई, केमिकल्स, फार्मा और भी कंपनी सबने मैक्सिमम केपेक्स कब किया, 20, 21, 22, जहां पे रेट आपके कम थे। 22 के बाद प्राइवेट केपेक्स आपका कम हो गया बिकॉज रेट बढ़ने लग गए, ठीक है। तो जिन्होंने भी अच्छा किया तो उनके वो आए सारे। सो लेट्स सी, देखते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जिन्होंने 20, 21, 22 या 23 तक केपेक्स कर लिया था और वो बैलेंस शीट में आ चुका है, उन कंपनीज पे ध्यान दीजिए, जिसमें फार्मा सबसे ऊपर है, केमिकल सेकंड नंबर पे, स्पेशलिटी केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल नहीं। तो आगे करेंगे उसकी बात भी। श्योर श्योर। सो दैट वाज रियली अ डीप अंडरस्टैंडिंग। एक तो फॉर्मुलेशन, सीडीएमओ, इनका फर्क, फॉर्मुलेशन का क्या हुआ था, कैसे हुआ था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, एंड मे बी द बेस्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। और सीडीएमओ में बहुत ही बेहतरीन पता चला कि कैसे एक बार अप्रूवल्स आ जाए तो आगे मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है, विच इज़ अ विन विन सिचुएशन। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि हमारा भी सिमिलर थीसिस है कि जैसे अभी सेक्टर्स की, सब सेक्टर्स की बात करें तो जैसे एक ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, और अगर फैशन ज्वेलरी की बात करते हैं तो वहाँ पे टिकट साइज भी काफ़ी कम होता है। सो वी हैव पुट सम रिसेंट वीडियोस ऑन अवर यूट्यूब चैनल विथ लिंक्स ऑन ट्विटर, कि एक फैशन ज्वेलरी की बहुत अच्छी कंपनी विच इज़ गोइंग एट मोर देन 30%, वो हमने डाला हुआ है। और उसको, उस थीम को लेके आपके रिसर्च को हमेशा फायदा होगा फॉर द लिसनर्स। सिमिलरली हेल्थ केयर में जैसे एक जगह पे सीडीएमओ है, बट द ओवरऑल हेल्थ सेक्टर इज मेड अप ऑफ हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जहाँ पे जो इवोल्यूशनरी लाइफस्टाइल है, वहाँ पे जैसे पहले लोग शायद एनुअल हेल्थ चेकअप कभी कभी करते थे, कभी नहीं करते थे। आज काफ़ी सारी चीज़ें, एक बार डायबिटीज हो जाता है, बीपी आ जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, तो प्रैक्टिकली देर आर पीपल इन सिटीज, द टॉप 10 सिटीज, जो मंथली कुछ ना कुछ टेस्ट करना पड़ता है। अभी वो इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कोविड के टाइम में किसी को भी फ्लू जैसा हुआ तो पहले 1 डेढ़ साल में कोविड टेस्ट ऑलमोस्ट कंपलसरी था, और जब वो डाइल्यूट होके एक पैंडेमिक से प्योरली एक फ्लू जैसा ही हो गया, उसके बाद डॉक्टर्स ने रिकमेंड नहीं किया। बट अभी हम देखेंगे कि अपवर्डली मोबाइल क्लास लाइफस्टाइल डिसीजेस और ये सब में द नंबर ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग अप। सो एक हेल्थ केयर का भी एक स्पेशलिटी ब्रांड का हमने वीडियो कवर किया है डिटेल में, आप जरूर देखिए। स्पेशली कल अक्षय तृतीया है, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, वहाँ पे ज्वेलरी कंपनीज को स्टडी करना हमेशा रहा है। वी, और एंसेस्टर्स हैव बीन बाइंग गोल्ड ऑन दीज डेज, हमने भी किया है काफी टाइम तक। सो प्रवीण जी, कमिंग बैक टू यू, दो चीजें अगेन थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अनलाइक कंज्यूमर, जहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो या एक नॉर्मल ट्रैक करने वाला हो, उसको काफी जल्दी कंपनी समझ में आती है, बिकॉज एक डायरेक्ट कुछ ना कुछ संबंध आता है, कि जैसे वेदर इट इज अ ज्वेलरी, वेदर इट इज गारमेंट्स, वेदर इट इज टेक्सटाइल्स, या फिर अगर हेल्थ केयर की भी बात करें जहाँ पे आपने कभी डायग्नोस्टिक्स किया है, हॉस्पिटल में गए हो। लेकिन सीडीएमओ में अगर आपसे कुछ थीम के आगे एक दो चार कंपनीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं विच आर लाइकली टू बेनिफिट इन दिस थीम, जैसे एग्जांपल हाइकल के, हाइकल एक बहुचर्चित कंपनी है, तो एक दो तीन आइडियाज मिलेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर लाइकली टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स। राइट, तो आप ये बोल रहे हो कि स्टॉक स्पेसिफिक के लिए बोल रहे हो? हाँ, मतलब एज अ बिजनेस, उनका बिजनेस, जैसे आपने बोला पहले कि एपीआई से जो आगे डाइवर्सिफाई किया है, उनके प्रोस्पेक्ट्स बेटर हुए हैं। जो एपीआई एपीआई करते रह गए, वो 21 22 के पिक मार्जिन पे ही रह गए। ओके, सो वैसे सीडीएमओ में इन द आउटलुक, विच आर द टू थ्री कंपनीज और वट एवर नंबर, जिनको इस, ये जो आपका जो पूरा थीसिस है, उसका ये लोग बिजनेस मॉडल हम्म। ऑलरेडी ऐसा सेट है कि फायदा उठा सकते हैं। हम्म। देखो सीडीएमओ में काफी कंपनीज हैं, मतलब अगर आप लेट्स से, अगेन रिकमेंडेशन ही, शिल्पा मेडिकल को आप स्टडी कर सकते हो। काफी रफ पैच से वो कंपनी गुजरी थी, लेकिन अभी उनका हम्म। जो सीडीएमओ डिवीजन कर रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से, रिमार्केबल मतलब अचीवमेंट्स वहां पे आ रही। रीजन बिंग देखो आप, शायद मधुकेला साहब 450 पे आए थे लास्ट ईयर। सो राइट। ये मतलब ये साइंस होते हैं, बड़ा इन्वेस्टर कब आता है, जब उसको लगता है कि भाई अभी इसका रफ पैच खरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज भी आप अगर आप देखोगे तो 4 साल का भाव शायद जो उसका 700 रुपए था 21 में जो उसने मारा था, उसके नीचे के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 4 साल में बिजनेस वाइज काफी चीजें हुई हैं, बट रिटर्न कुछ भी नहीं। तो ऐसी कंपनी को देख सकते हो आप अल्टीमेटली। मोर देन दैट मेरे को लग रहा है कि आपको दो सेगमेंट्स पे ध्यान रखना है। एक बायोलॉजिक्स, राइट, बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स पे ज्यादा ध्यान रखना है।
और ओके। बिकॉज देखो चाइना में सबसे बड़ा सीडीएमओ है वुक्सी, जो बायोलॉजिक्स में है, ठीक है। और दूसरा एक ऐसा सेगमेंट जिसमें चाइना भी इतना बड़ा नहीं कर रहा है अभी, जो एक मेरे को लग रहा है इमर्जिंग सेगमेंट है, जिसमें वेस्टर्न मार्केट के बाद शायद इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो काम करने लगा है उसके रॉ मटेरियल पे, और बहुत ही सस्ते में वो चीज बना रहा है, मतलब 1/10 कॉस्ट ऑफ जो वेस्टर्न मार्केट में है। सो दैट सेगमेंट अच्छा। इज कॉल्ड पेप्टाइड्स। सो ओके। पेप्टाइड्स की वैल्यू चेन में जो कंपनीज हैं, ठीक है, काफी, आप ये देखो पिछले एक साल में हर कंपनी एक्विजिशन के थ्रू पेप्टाइड्स में गई है। मतलब सन फार्मा ने तो अपना एक पेप्टाइड लॉन्च कर दिया, नाम ही अलग दे दिया उसका, जो पॉपुलर हम्म। पेप्टाइड्स थे। सो पेप्टाइड क्या होता है? एक टिपिकल मॉलिक्यूल होता है विच इज लाइक इट्स अ ग्रोइंग सेगमेंट इन वेस्टर्न मार्केट्स, जो कि बड़ा ही लेस, इसके ना साइड इफेक्ट बड़े कम है, एंड इट्स वेरी हाईली इफेक्टिव। बट इसको बनाना, मतलब इट्स अ लाइट वेट थिंग, और इसको बनाना बड़ा पेचीदा काम होता है, मतलब बड़ा महंगा बनता है। तो मतलब आप देखो कि यूएस में जो पॉपुलर जो आपका पेप्टाइड है, विच इज सेमाग्लूटाइड हो गया या टिस्जियापेटाइड हो गया, जो डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट में काम आता है, ठीक है, इनका कॉस्टिंग है कुछ 60-70 हजार रुपए पर वाइल, ओके। राइट। इंडिया में वो लॉन्च हुआ है अभी 3500 रुपए में, ओ। बंजारा ने लॉन्च किया ना अभी, ठीक है। व्हाट अ तो आप डिफरेंस। सोचो कि कितना बड़ा मार्केट इनको मिल सकता है। तो जब यूएस हाँ। कस्टमर को या यूके में कस्टमर को पता लगेगा, इवन इंडिया में आपके काफी आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, लाइक करण जौहर, ये शायद डॉक्यूमेंटेड चीज है, शायद 80 ने कवर किया था कि किसने, जो पेप्टाइड ये ले चुके हैं, राइट, समझ रहे हो आप? हाँ और वजन कम किया है उन्होंने, करण जौहर का देखिए आप, ठीक है, हाँ और हाँ भी हैं हाँ। बॉलीवुड सेलिब्रिटी। तो इंडिया में राइट। पॉपुलर इसलिए नहीं था बिकॉज कॉस्टिंग बहुत हाई थी, ये सब लोग बाहर से मंगवाते थे। आप सोचो ना अच्छा। कि एक वॉयल पर वॉयल ही मतलब आपका 50-60-70 हजार का कॉस्टिंग है, तो कौन अफोर्ड कर पाएगा उसको, ठीक है। सो वेट मैनेजमेंट एंड डायबिटीज ये बहुत ही बड़े मार्केट बन रहे हैं, इंडिया में नहीं, हर जगह पे, आपको भी पता है बात, एग्री एग्री। राइट। वेट मैनेजमेंट सबसे बड़ा, इंडिया सेकंड हाईएस्ट, मतलब डायबिटीज का तो कैपिटल है, वेट मैनेजमेंट मेरे को लग रहा है शायद अमेरिका के बाद इंडिया बढ़ रहा है तेजी से आगे, जहां पे लोगों का वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। अमेरिका में बहुत मोटे लोग हैं, ठीक है, मतलब राइट। आपको वेट वेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका में, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। वहां पे ये बड़ा इफेक्टिव था, तो वहां से फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड में फैला। यूरोप के लोग जल्दी जल्दी ज्यादातर आपको पतले मिलेंगे, मोटे नहीं मिलेंगे, बट अल्टीमेटली जिस तरीके से लाइफस्टाइल हो रहा है हर जगह पे बढ़ रहा है। लेकिन मैं इंडिया पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो कंपनी इसके रॉ मटेरियल बना रही है ना, पेप्टाइड के, पेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड आप बनाओगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा, तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सफल हो ना हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप रॉ मटेरियल बना रहे हो ना, और आप ये बोल सकते हो कि बाकी लोगों से आगे हो कुछ चीजों में, तो आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बिकॉज जितने भी पेप्टाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे आपके पास आएंगे, राइट। राइट राइट। तो ऐसी कंपनीज पे ध्यान देना है, राइट। मैंने एक कंपनी शायद दिवाली के आसपास डिस्कस भी करी थी, राइट, स्टाइड्स ग्रुप की कंपनी है, आप सब सभी लोग समझ जाओगे, नाम नहीं ले सकता। उस कंपनी पे ध्यान दीजिए, वो अगर आप उसकी कॉन कॉल पढ़ोगे, लास्ट 2-3 कॉन कॉल जरूर पढ़ो, शायद काफी आगे है पेप्टाइड्स के रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। अच्छा। और वो जो सारा काम होएगा वो आपको अभी नजर नहीं आएगा, अभी तो पेप्टाइड्स का उसके बिजनेस में चीजें नहीं आ रही हैं, बट उसका जो भी पेन था, अगर आप उसकी बैलेंस शीट देखोगे, उसके रिजल्ट देखोगे, तो एक जो नया इन्वेस्टर है ना, जिसने अभी 2-3 साल से इन्वेस्ट, वो बोलेगा क्या क्या रद्दी सी कंपनी है, तो लॉस पोस्ट कर रही थी, ये है वो है, ठीक है। लेकिन वो जो पूरा लॉस था, सारा कुछ था, वो एक 10 साल की नींव रखी गई थी, जहां पे हम्म। कंपनी ने ट्रांजिशन किया था एपीआई से नए सेगमेंट में, विच इज एपीआई पॉलीमर आपका। तो वो, मतलब आई गेस बहुत अच्छा कर सकती है, अगर किसी का व्यू 3 से 5 साल का है, और बहुत बड़े फ्रूट आएंगे। अभी 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 जो रिजल्ट आप देख रहे हो उसमें उसका 0% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। Q1 से हम्म। शायद 2% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, Q2 में 5 आएगा, इस साल के एंड तक, Q4 तक हार्डली 10% या 15% भी आ जाए तो बहुत है। अगला साल जाके आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में, उससे अगले राइट फाइनेंशियल ईयर में राइट और बढ़ता हुआ दिखेगा, 27 तक। तो तब देखना राइट। आप, और ओवरऑल, और अभी ये बड़ा ही हाई मार्जिन सेगमेंट है, आपको बता रहा हूं, विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन 55% के पोस्ट किए थे पिछले क्वार्टर में, ओ। हाईएस्ट एवर नाइस। ग्रॉस मार्जिन, 50-55% ग्रॉस मार्जिन फार्मा इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज पोस्ट करती हैं, ठीक है। तो मतलब स्टडी करिए, आपको बिजनेस पे विश्वास होना चाहिए, आपका व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है, राइट राइट। तो राइट। अच्छा खासा वहां पे पैसा बन सकता है, अगर व्यू आपका 3 से 4 साल का कम से कम है, तो ये चीज है। तो ये मेरे को लग रहा है बायोलॉजिक्स में जो है सीडीएमओस आपके, या पेप्टाइड्स से कनेक्टेड जो चीजें, ये शायद हाई ग्रोथ, और कार्डियोलॉजी भी आपकी अच्छा खासा कर, कार्डियोलॉजी बोल रहा हूँ, ये आपका जो कैंसर वाला सेगमेंट है, ठीक है, ये अच्छा खासा कर सकता ऑन्कोलॉजी। है, न्यूरो वाला सेगमेंट, हाँ, ऑन्कोलॉजी। हाँ ऑन्कोलॉजी,
ऑन्कोलॉजी हो गया, आपका न्यूरो हो गया, ये 4-5 सेगमेंट जो है लीड करेंगे, इनके सीडीएमओस में जाओ। जेनरिक्स वालों को अवॉइड करना। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अभी तो नहीं है पोर्टफोलियो में, विंडलास बायोटेक करके कंपनी है, द कंपनी डिड अच्छा। वेरी वेल, आगे भी शायद अच्छा करे, लेकिन इट इज मैंने इसको नाम दिया था मिनी सिंजिन, राइट, ओके। इन सीडीएमओ। हाँ, सिंजिन बहुत बड़ा सीडीएमओ है, तो मिनी सिंजिन इन जेनरिक्स। तो जेनरिक्स में रिस्क क्या है? यूएस वाला रिस्क है। हाँ, अब ये राइट। देखना पड़ेगा वो कंपनी का यूएस में एक्सपोजर कितना है। अगर ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो वो रिस्क है, अगर नहीं है एक्सपोजर ज्यादा तो आगे भी ग्रो करेगी वो। अगर यूएस एक्सपोजर नहीं है तो विंडलास बायोटेक, ठीक है। हमने शायद 380 के आसपास थी तब इसमें बात करी थी, तब तो लाइमलाइट में रहता नहीं था इतना ये, ठीक है। और हम्म। अभी बहुत बड़े एक अच्छे इन्वेस्टर ने शायद 600-700 के बीच में बाइंग करी, सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद राइट। ये अच्छा खासा किया भी और अभी भी ठीक कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज पे ध्यान दीजिए जहां पे ट्रिगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जहां पे यूएस सेल्स आएगी। यूएस सेल्स अभी कम है, भविष्य में आएगी। तो जैसे कोई कंपनी है उसकी यूएस सेल्स है ही नहीं, 5-7%, 10% ही है, तो वो कंपनी आगे बहुत अच्छा कर सकती है। बिकॉज अगर उसको यूएस में मार्केट बढ़ाना है, ठीक है, तो उसका टैरिफ का असर उसका ज्यादा नहीं आएगा अभी तो, और टैरिफ एडजस्टेड हो जाएंगे भाई, एक एक दो क्वार्टर एडजस्ट होने में लगेंगे, आगे वो बड़ा काम कर सकती है यूएस में। मार्केट तो रहना ही ना, ऐसा तो नहीं कि यूएस में मार्केट ही खत्म हो जाएगा फार्मा का, ये चीज है। करेक्ट करेक्ट, वो तो है। हाँ, इनफैक्ट फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर जो है वो यूएस का जो कंट्री बजट है उसका 18% है, सो इट्स मे बी द बिगेस्ट करेक्ट। सेक्टर डिफेंस छोड़ के। और यूएस का जो नॉर्मल आदमी भी है कंपेयर टू इंडिया, उनके भी मंथली बजट में या एक्सपेंडिचर में 15 से 20% हेल्थ केयर ही होता है, बिकॉज वहां पे सब फॉर्मली चलता है, एक प्रोसेस है, उसी हिसाब से जाना पड़ता है। एक सजेशन था मेरा प्रवीण जी, हाँ जैसे जी। पेप्टाइड्स का आपके जितना तो हमने डीप डाइव नहीं किया था, बट लकीली पेप्टाइड्स वुड बी अ गुड थीम हमको लगा था, इसलिए न्यूलैंड को हम काफी टाइम से लेके बैठे थे, बिकॉज न्यूलैंड इज ऑल्सो इनटू पेप्टाइड्स, सो दैट वाज वहां पे एक कंपनी रिसर्च में हमारे समझ में आया कि दे आर ऑल्सो इनटू पेप्टाइड्स एंड दैट हैज ऑल्सो डन वेरी वेल इन द रिसेंट पास्ट, यू नो। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जैसे आपने बोला था कि जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 इयर्स कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स आर लाइकली टू डू वेल, बिकॉज हमें भी पता है कि कैपेक्स स्लो डाउन तो आने वाला है, और अभी तक प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा कमिट भी नहीं किया है। लेकिन एक सेक्टर अगर हम देखते हैं जो डिफेंस है, ओके, डिफेंस में ऐसा लगा हमें कि जैसे 3-4 साल पहले जब सडनली बजट्स बढ़ गए, जब सो मेनी एंट्रेंट्स केम, और डिफेंस एक सिंगल थीम नहीं है, ओके। वहां पे आर्मी अलग है, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, देन आपके जो बैटरीज और एक्सप्लोजिव्स वो एक अलग है, देन सबमरीन्स है, सो काफी सारी चीजें हैं, एंड देन उसका एक जो पूरा इकोसिस्टम बनना था वो भी बनने लगा है। सो फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, इंडिया वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ, आई थिंक देयर वाज वन सर्वे रिपोर्ट ऑफ 35 to 40,000 crores का इंपोर्ट ऑफ डिफेंस होता था, और तभी दिस इज अ 2022 रिपोर्ट। और अपना एक फर्स्ट गोल था कि 2028 या मैक्सिमम 2030 तक इंडिया शुड बी अ नेट एक्सपोर्टर। मतलब हम जो मेनली इंपोर्ट करते हैं वो तो खुद बनाना ही है, लेकिन उतना बनाना है कि हम हमारे एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन द इम्पोर्ट्स, सो मैन्युफैक्चरिंग विल फोकस ऑन दैट। आप सबको पता होगा जैसे अभी मोबाइल फोन्स का हुआ है, ओके, लास्ट 5 इयर्स में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इतना बढ़ गया है कि वी आर एक्सपोर्टिंग टू ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट कंट्रीज, ओके। सो प्रवीण जी, आप अभी ये डिस्कशन पॉइंट है कि डिफेंस में तो एक तूफान रैली हमने बड़े बड़े नामों में देखी थी, जैसे रिलेटेड टू यू नो शिपयार्ड्स एक देखी, फिर हमने कुछ बेसिकली डिफेंस कंपनीज में देखी, कुछ एसएमईज में देखी, एंड देन सम ऑब्वियसली समबडी लाइक हिंदुस्तान एरोटिक्स एंड ऑल, वो तो जो प्रीमियर कंपनीज है उन्होंने भी एक इंस्पाइट ऑफ बिग साइज एक अच्छा, सो एक फेज में भी खत्म हो गया है। लेकिन अभी ड्यू टू जनरल जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो, जैसे पिछले 3 साल से चालू है, एंड आपने जैसे सही बोला अभी जो लेटेस्ट हुआ है, इट सिम्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट सिम्स मोर लाइक अ प्रोवोकेशन। सो मोस्ट लाइकली जिसको अपन डिप्लोमेसी बोलते हैं दैट विल प्रिवेल। बट आगे जो अभी अगले 3-4 साल का हमें अगर डिफेंस का एक व्यू लेना है, जैसे आपने सीडीएमओ का और इसका 3-4 साल का व्यू रखने को बोला, तो उसमें विच कैन बी दोज यू नो पॉकेट्स वेयर इट इज लाइकली टू स्टिल द करंट वैल्यूएशंस के आगे ग्रोथ हो सकती है, या फिर सम सब सेक्टर्स, सम स्मॉल एरियाज जहां पे अभी तक उतना बजट पहुंचा ही नहीं था जो आगे के लिए प्लान्ड है, और जहां पे हम लोग फोकस कर सकते हैं रिसर्च के लिए। प्रवीण जी, मेरा क्वेश्चन आ गया ना? यू कुड हियर मी? जी जी जी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अभी एकदम क्लियर है, पहले नहीं आ रहा था। हाँ,
मेरा मानना है डिफेंस में देखो क्या है, वैल्यूएशंस जो बहुत ही ज्यादा हो गए थे, यूफोरिया जो हमने देखा था खासकर मई जून जुलाई में, शायद उसका एक कंसोलिडेशन था, वो ऑलमोस्ट अंतिम चरम पे लगभग आ चुका है। मेरे को लग रहा है 80% टाइम प्राइस करेक्शन जो है ना वो हो चुकी है डिफेंस स्टॉक्स में, शायद 20% और बची है। राइट। और पहली चीज तो ये, दूसरी चीज मेरे को लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में वैल्यूएशन आपको थोड़ी हायर साइड पे ही मिलेगी। वो इसलिए बिकॉज डिफेंस में ना, जो डिफेंस का यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप। हार्डली आपकी मेन लाइन कंपनियां जो है 7-8 ही हैं, और उसमें से भी ज्यादातर पीएसयूज हैं। तो इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं है। तो जब कहते हैं ना कि जब ज्यादा कंपनियां नहीं होती हैं और सेक्टर छोटा होता है, तो जो जो भी कंपनीज मिलेंगी वहां पे आपको दो तीन तो ऊपर की वैल्यूएशन पे मिलेंगी, 40-50 पी पे, और दो तीन हो राइट। सकती है 30-35, सब 30-35 पे मिले। ठीक है। और ये कोई ऐसी थी, ये मतलब ये कोई छोटी मोटी थीम नहीं है, ये वो थीम है जो आपकी डायरेक्टली आपकी ना राइजिंग जीडीपी है, जो आपकी आप जो बोल रहे हो 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, उससे पूरा मैच करती है कि आपको उसके हिसाब से अपना डिफेंस का तैयारी भी करना पड़ेगा। कल को आप करेक्ट। कितनी भी बड़ी जीडीपी आप बन जाते हो, अगर आपका मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़नी बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी आपको कुछ भी कोई भी आके आपके ग्रोथ को स्लो कर सकता है, कोई भी आके आपकी जीडीपी को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। राइट, बिना मिलिट्री राइट। के। राइट। ये तो क्लियर करेक्ट। कट फैक्ट है। तो अभी दिक्कत क्या है कि जैसा मैंने पिछली बार दिया था, एचएल शायद 600 रुपए पे हमने कवर किया था। राइट। एक्सप्लिट 600 रुपया पे, वहां से 10,000 गया। अभी भी आप देखो 4500 4600 है। सो और मैंने इसको नाम दिया था मिनी लॉकहीड मार्टिन ऑफ इंडिया, जैसे अमेरिका में राइट। लॉकहीड मार्टिन है। रीजन था कि आर्मी में फिर भी चीजें मतलब चल जाती हैं, लेकिन जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगे वो आपके नेवल और एविएशन के ही होने मेजरली, जैसे ड्रोन आया और बहुत सारी चीजें आई। तो हमारा जो एयरफोर्स था उस टाइम पे भी कमजोर था, अब तो सशक्त हो गया, एयरफॉल आ गए हैं और भी चीजें हुई हैं, नए डेवलपमेंट्स। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो स्क्वाड्रन्स हैं वो अपग्रेड नहीं हुए हैं। मतलब पूरा तो है, लेकिन अभी भी हमारे पास मॉडर्नाइजेशन थोड़ी कम है। मतलब आज की डेट में देखोगे तो आज भी बोलते हैं कम से कम 10 स्क्वाड्रन जो हैं वो एकदम इमीडिएटली रिप्लेस होने चाहिए नए, मतलब जो नेक्स्ट जेन आपके जहाज है उससे। राइट। तो ये तो एक सेगमेंट हो गया। एविएशन में आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, और वो एएमसी जो हमने एमका जो हमने खुद का बनाया था, उसमें वो जो भी जियोपॉलिटिक्स हुआ, 2 साल तक इंजन लटका के रखा उन्होंने, जी ने सबको पता है। तो वो सब भी हो रहा है यहाँ पे, तो चैलेंजेस काफी हैं आपके पास। तो एक बारी अमेरिका यहाँ पे इस मार्केट में घुसता है और बोलता है कि भाई मैं टेक्नोलॉजी शेयर करता हूं आपके पास, उसके बाद हमारी जो डिफेंस की स्पेंडिंग है और डिफेंस की जो हमारी पूरा कार्यक्रम है और तेजी से बढ़ेगा। राइट। अभी तक तो क्या हो रहा था कि अमेरिका बस आपको दे रहा था, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, कोई मेंटेनेंस फैसिलिटी यहाँ बना नहीं रहा था। तो अभी सबसे पहले ये डसॉल्ट ने स्टार्ट किया, रशिया पहले कर चुका है, ठीक है, काफी चीजें, लेकिन उसके बाद फ्रांस दूसरा प्लेयर था रशिया के बाद, जिसने बोला कि मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करूंगा कुछ हद तक, प्लस जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो भी अब आपकी रफाल की यहाँ बनेगी अपनी। तो उससे काफी बड़े इनपुट हमारे टेक्नोलॉजी के लिए हमें मिलेंगे। ठीक है। राइट। अब बात करते हैं नेवी की। नेवी में भी अगर आप देखोगे आज की डेट में जो युद्धपोत होते हैं आपके, जो बड़े वॉरशिप्स होते हैं, वो इंडिया के पास नहीं है। ठीक है। और कम से कम बोलते हैं ना कितने, चाइना तो छोड़ो, आज के हिसाब से हमारे पास कम से कम 5 वॉरशिप्स होने चाहिए, बड़े वाले जो सबसे बड़े कैरियर्स जो बोलते हैं। ठीक है। करेक्ट। 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 तो वो एक तो बन रहा है, शायद 28-29 तक बन जाएगा, पहला हमारा सबसे बड़ा होएगा। राइट। इन इन सिंक विथ व्हाट चाइना के पास है, यूएस के पास है, या रशिया के पास है। अभी उसको उस प्रोग्राम को और फास्ट करना है आपको। राइट। तो अभी तक तो क्या था कि जैसे मजगांव था और ये इस पे दामाडोल था। अभी मेरे को लग रहा है जीआरएससी जैसे प्लेयर्स, कोचिंग जैसे प्लेयर्स पे भी बहुत बड़ा स्कोप है इसमें काम करने का, बिकॉज अब बड़ा, चलो ठीक है, टाइम लगेगा, 2028-30 तक आएंगे आपके बड़े, आज स्टार्ट करते हो तो। लेकिन उससे जो मिड साइज के आपके वॉरफेयर के शिप्स होते हैं वो तो बना सकते हो ना। और फिर जो भी आप वॉरफेयर के शिप्स बनाते हो, वो अकेले सिर्फ वॉरफेयर के शिप्स नहीं बनते, उसमें आपको कुछ स्टेजेस चाहिए छोटे वाले। ठीक है। उसमें आपको हेलीकॉप्टर भी चाहिए। अगेन एविएशन और नेवी का ब्लेंड आ गया। सो जो नेवी और इससे एविएशन के ब्लेंड वाले स्टॉक्स हैं, या इससे कनेक्टेड जो स्टॉक्स हैं, मेरे को लग रहा है उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत, मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर देयर ग्रोथ। और जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर जीडीपी स्लो होती है तो फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर सेगमेंट प्लस डिफेंस, यहाँ पे स्पेंडिंग बिल्कुल कम नहीं होगी। यूएस में आप देखो, हर दिन एक $1 बिलियन की स्पेंडिंग वो लोग बोल रहे हैं हम कम कर रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन का बजट काट दिया, ये बजट काट दिया, ये उधर बाहर की इन्वेस्टमेंट काट दी, लेकिन हेल्थ केयर का बजट अभी तक स्लैश नहीं किया, जो कि करेंगे भी नहीं। ठीक है। और डिफेंस का बजट स्लैश नहीं करेंगे, देख लेना आप। डिफेंस का उन्होंने स्पेंडिंग कट किया जो बाहर हो रही थी, अननेसेसरी उनकी। करेक्ट। राइट। जो वो दान में दे रहे थे, जैसे इधर यूक्रेन को दे रहे थे या इधर में दे रहे थे, वो उन्होंने बंद किया। ईरान को, फलस्तीन, ये अपने इजराइल वाले एड को छोड़ के, जो एड के रूप में स्पेंडिंग करते थे तो बंद कर दी उन्होंने। लेकिन एक्चुअल जो उनकी डिफेंस की स्पेंडिंग है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसमें कमी नहीं आएगी कभी भी, नहीं तो फिर अमेरिका अमेरिका कैसे रहेगा। तो वही चीज इंडिया में रहेगी, आप देख लेना। तो ये दो सेगमेंट है जहां पे
स्पेंडिंग सरकार की तरफ से कम नहीं होगी, और कंज्यूमर अगर आप बोलोगे तो कंज्यूमर की साइड से भी स्पेंडिंग कम नहीं होगी। जिस तरीके से ये पूरा सिचुएशन बदली है कोरोना के बाद, सारे कंट्री को हथियार चाहिए भाई। अभी राइट। कल को आपका सऊदी भी बोल रहा है, अभी आप देखना अगले महीने ट्रंप इज गोइंग देयर यूएई में, और राइट। सऊदी की विजिट पे आप देख लेना मल्टी बिलियन डॉलर डीले साइन होनी है वहां पे हथियारों की। सही है, ठीक सही है, है, सही है। तो सबको चाहिए ये यार। ये एक तो देखो फार्मास्यूटिकल का तो हमेशा कंज्यूमर रहता ही रहता है, अभी आने वाले 4 साल में डिफेंस के कंज्यूमर बहुत हो जाएंगे। सबको चाहिए, सब बोल रहे हैं भाई हमको भी जहाज दो। जैसे हमने ब्रह्मोस वो किया एक्सपोर्ट काफी कंट्रीज को। तो हाँ। बड़ा आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि मैं ये मैसेज हमेशा हम अपने फोरम्स में हर जगह देता हूँ। आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा सब चीजों में। ऐसे पैसा नहीं बनेगा कि कल को छोटी सी न्यूज आई बोले अरे यार ये कट हो गया क्या होगा। आपको सोच रखनी पड़ेगी 2829 वाली की ये चीज होनी है भाई, ये रोक ही नहीं सकता। एंड उसके बाद फिर आपने कंपनी सर्च करनी है तो पैसा बनेगा, और डट के रहना है। आपने सोचना है नहीं कि निफ्टी कहां जा रही, आपने ये सोचना है कि यार ये जो मैं सोच रहा हूं क्या ये होगा कि नहीं होगा। और जो आप राइट, सोच रहे हो इसका अगर 80% भी हो गया तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाना है। बस राइट, ये है, राइट, राइट। आपने बैठे रहना उस पर। आपने देखना ही यस। नहीं कि निफ्टी 50,000 जा रही है, निफ्टी 20,000 जा रही है कि नहीं। राइट, राइट, राइट। यस, यस, वो चीज ग्रेट, है। ग्रेट। तो डिफेंस का भी सीडीएमओ जैसा ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था हमारे लिए भी। वी कुड नोट डाउन सर्टेन पॉइंट्स, और सर्टेनली उस हिसाब से आगे देखेंगे, बिकॉज सबको पता है कि ये थीम एक्चुअली डिकेडल थीम है, एंड इट कैन बी बियॉन्ड अ डिकेड ऑल्सो। बट अगेन छोटे मोटे काफी कंपनीज भी सडनली लाइमलाइट में आए हैं। कुछ जैसे मैंने बोला कि एक्सप्लोजिव्स, बैटरीज, फिर कोई तो मेंटेनेंस कंपनीज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो सडनली क्या होता है, एक फोकस आ जाता है तो इकोसिस्टम भी एक्सपांड होना चालू होता है, और एक अननोन नेम सामने आते हैं। तो रिसर्च के तौर पे बहुत जरूरी है कि एक गाइडेंस मिले, और वो बहुत अच्छी तरीके से मिला। फॉर ऑल द लिसनर्स मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमने स्टार्ट किया कि Q4 के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो अल्फा वेल्थ का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कंपनीज, उनके रिजल्ट्स हम आपको एक एक्सेलेंट तरीके से दिखा रहे हैं। सो डेली का एक थ्रेड मिलेगा वहाँ पे, उस दिन जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपको एक जगह पे ट्रैक करने को मिले। ऑल्सो फॉर कंपनीज दैट वी आर ट्रैकिंग, वी आर रिसर्चिंग एंड वी आर ओनिंग, उसके कॉन्कॉल्स हम अटेंड करते हैं, तो डिटेल में कॉन्कॉल स्क्रिप्ट के जो की टेकअवेज है वो भी आपको मिलेंगे। सो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रवीण जी, कि जैसे आपने लास्ट बोला कि एकदम सही है कि अगर मैं एक नेक्स्ट लॉकहीड मार्टिन ले रहा हूँ, या मैं नेक्स्ट बड़ी जो पेप्टाइड में बड़ी होगी या सीडीओ में, वो लेके मुझे 5 साल बैठना है, 3 साल बैठना है, तो मैं 10x, 20x, 30x कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ। वो कंपनी का बिजनेस, उसकी इकोसिस्टम एंड देन मार्केट के टी रेटिंग पे डिपेंडेंट है। बट अभी सबको जनरली सुनना होता है कि जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी कि Q1, Q2 मे नॉट बी ग्रेट, इट इज अ टाइम ऑफ सर्वाइवल ओवरऑल फॉर द इकोनॉमी एंड some of the main sectors. So Q1 is also not likely to be very different from Q4 according to you, which is also going to be a mixed bag of results. अभी तक एकदम हम लोग पिछले वाले जो थोड़ा स्लो डाउन का फीलिंग है उससे सीधा निकलेंगे नहीं इस Q4 में या Q1 में। लेकिन जो एक बहुचर्चित विषय है रिगार्डिंग द मार्केट लेवल्स या इन जनरल, जो एक सितंबर अक्टूबर से एफआईज ने सेल ऑफ चालू की थी, देन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पैनिक भी होता है, कहीं मार्केट इज अ ग्रेट लेवलर, तो वो वैल्यूएशंस को ठीक करता ही है वेदर यू वांट इट और नॉट। तो एक आपसे एक छोटी राय चाहिए थी कि काफी जगह पे ऐसे समझ में आ रहा है कि सो देयर इज अ ड्यूअल ओपिनियन। एक जगह पे ऐसे समझ में आ रहा है कि वी आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज वी वेर अ ईयर अगो और 8 मंथ्स अगो, लेकिन एट द सेम टाइम आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल से देखोगे, स्पेशली द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप इंडेक्सेस एंड द माइक्रो कैप इंडेक्सेस, वी आर स्टिल वे अबव द 10 ईयर एवरेजेस। वो एक तरीका हो गया देखने का। सो इज देयर अ फर्दर स्कोप ऑफ करेक्शन? दूसरा एक व्यू पॉइंट ये है कि मेनी पीपल फील दैट जिस तरीके से 20%, 30% द स्मॉलर इंडेक्सेस हैव फॉलन, maybe the time correction is going to happen now, and the price correction is almost over. So for the current scheme of things, आपको क्या लगता है कि वेदर द प्राइस करेक्शन सीम्स टू बी डन? हमें खुद को ऐसा लगता है कि वी आर स्टिल, देर आर स्टिल पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन, एंड मार्केट ने जिस तरीके से रुथलेसली अक्टूबर से चालू कर दिया पूरे फ्रॉथ को निकालना, और भी थोड़े टाइम चलते रहेगा, एंड देर विल बी सेपरेट अदर पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो अनलेस आप पोर्टफोलियो को रियलाइन नहीं करोगे, तो आपको आगे भी जो झटके पहले बैठे हैं पिछले 4-5 महीने में वो बैठ सकते हैं। सो आपके इसके ऊपर आपके कमेंट्स चाहिए थे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए। और मतलब आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइस टाइम करेक्शन कितना हो गया है और कितना और हो सकता है, करेक्ट? करेक्ट। राइट। सो देखो, टाइम करेक्शन तो एग्जैक्टली आप टाइम नहीं कर सकते हो, मतलब कोई भी नहीं बोल सकता है कि टाइम करेक्शन 1 साल का ही होगा या 1.5 साल का ही होगा।
लाइक 18 में सबने बोला कि 1 साल का टाइम करेक्शन है, 2 साल का निकला वो, करेक्ट, या 1.5 साल का निकला, बियॉन्ड डेट, है ना, वो चीज है। प्राइस करेक्शन 2018 में सबने 2 प्राइस करेक्शन बड़े हुए, सबने बोला बॉटम बन गई, लेकिन उसके बाद भी रूथलेस प्राइस करेक्शन आए। तो प्राइस करेक्शन आप टाइम कर सकते हो या आप लेवल उसका देख सकते हो, बिकॉज उसके लिए आपके पास काफी ज्यादा वैल्यूएशन के टूल है। सबसे ज्यादा जो ओवर रेटेड टूल है वो, मतलब आई गेस आप गेस करके होगे, जिसको लोग बहुत बोलते हैं कि भाई ये इतना है तो ओवर वैल्यूड है, ये इतना है तो अंडर वैल्यूड है, करेक्ट है कि नहीं? तो वो कौन सा है, आप गेस करके होगे वो कौन सा है? प्राइस अर्निंग मल्टीपल। करेक्ट। मेरे ख्याल से ये है कि ये सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं। मैं आपको बोलता हूं, आप प्राइस टू अर्निंग लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में देखिए, आपको अगर वैल्यूएशन ही देखनी है। आप बाकी मल्टीपल्स देखिए, कुड बी प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मेरे को लग रहा है आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखने से पहले आप हिस्ट्री देखिए उस सेक्टर की प्राइस टू बुक वैल्यू की क्या थी, राइट। और अभी काफी लोग बोलेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू तो चेंज होता रहता है या रीरेट होता रहता है। मैं जैसे पी में रीरेटिंग होती है ना, वैसे प्राइस टू बुक वैल्यू की भी रीरेटिंग होती है, मान के चलिए। कोई भी सेक्टर है उसमें आपको जो वैल्यूएशन मिलता है ना, जिसको हम बोलते हैं ना पी एक्सपेंशन फेज, वो प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल से ही मिलता है दोस्तों। आईटी है, आईटी में 100 करोड़ की कंपनी जो है ना, वो 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000, 3,000 करोड़ की मार्केट कैप ले सकती है, समझ रहे हो आप? करेक्ट। तो उसका मतलब करेक्ट। क्या हुआ, प्राइस टू सेल्स 30 गुना हो गया आपका। उसकी 100 करोड़ की कंपनी की हो सकता है बुक वैल्यू निकले 100 रुपए और प्राइस निकले आपका 800 रुपए, मतलब 8 गुना पीबीवी, ठीक है। या तो हाँ, तो ऐसे फेसेस होते हैं। तो आप कोई भी चार्ट देखते हो ना, और पी क्या है, बेसलेस है बहुत टाइम पे। आपको कोविड में देखोगे ना, पी एकदम से बढ़ गई सारे सेक्टरों की, क्यों? अर्निंग्स नीचे आ गई थी आपकी, नेगेटिव अर्निंग हो गई थी। अच्छा, कोई आप कंपनी स्टडी कर रहे हो, टर्न अराउंड है और लॉस पोस्ट कर रही है, आप पी से तो गैस ही नहीं कर सकते कुछ भी उसको, कि ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कि है क्या है सिस्टम। आपको बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये जो करेक्ट। करेक्ट। पूरा मोर देन पी, ये जो पूरा आपका पीक पिछले साल आया था, यहाँ पे अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट देखोगे जाके, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, या पैग रेशियो देख सकते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो मिड कैप की प्राइस टू बुक वैल्यू 6 चली गई थी, बॉटम बनाया था शायद 2.8 का, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी 2023 में। स्मॉल कैप इंडेक्स की प्राइस टू बुक वैल्यू 4.8 चली गई थी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, बॉटम बनाया था 2.3 पे, मोर देन डबल हुई थी, ठीक है। तो आज भी अगर आप जाके देखोगे तो हम मीन से बहुत ऊपर है। अभी जैसे मिड कैप है, मिड कैप की 6 पे टॉप बना था, हम वापस 5 के ऊपर चल रहे हैं आज भी। मिड कैप इंडेक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू आज भी 5 है। और करेक्ट। 3 साल करेक्ट। का मीन निकालोगे तो 4 के आसपास निकलेगा, 5 साल का मीन निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा, और ज्यादा उसमें जाओगे तो अभी बहुत दूर है उस मीन से। मतलब इसका मतलब यह है कि उस इंडेक्स में अभी भी काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, खासकर आईटी वाले। अब सेक्टर वाइज आ राइट। जाओ। सेक्टर वाइज मैं फार्मा का बोलता हूँ, फार्मा में आपको प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर, आज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 2.5 पे मिल रहा है। क्या चाहिए और आपको? ठीक है, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक तो 1.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि 10 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं, 5 और पिछले 4 साल से रिटर्न भी नहीं कई स्टॉक्स के। सेम केमिकल में आ रहा है, केमिकल में प्राइस टू बुक वैल्यू जो थी 2021 में 7-7, 8-8, 10-10 चली गई थी, अब वापस से रीजनेबल हो रही है। बहुत सारे केमिकल स्टॉक अंडर 3 आ गए आपके, राइट। बड़ी कहां पे थी? आईटी की, आईटी इंडेक्स की प्राइस टू बुक वैल्यू 12 थी दोस्तों पिछले साल, जब आईटी इंडेक्स ने 42,000 मारा था। अभी भी 8 है, अच्छा। एवरेज 5 की आती है हम्म। लॉन्ग टर्म। तो और आप सोचो, ग्रोथ जब 2% 3% का आएगा, आपको लगता है ये प्राइस टू बुक वैल्यू टिकेगी? रीजन बिंग आई एम नेगेटिव, 42,000 पे भी नेगेटिव था, 35 पे भी नेगेटिव, आज भी नेगेटिव। मैं तो, मेरे को लगता है ये सही है। लंबे सही है। टाइम प्राइस करेक्शन में जा रहा है आपके, जो साइकिल्स बोलती हैं। देखो, लोग बोल रहे हैं 30 पे सही। बॉटम आउट हो जाएगा, लाइफ टाइम, लोग लाइफ टाइम तक की अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखा जाए तो आईटी सेक्टर जनवरी 2022 में पीक टॉप टॉप आउट कर गया था, उसके बाद सेकुलर बुल मार्केट नहीं आया आईटी कंपनीज में। टाटा इलेक्सी ने नया है क्या लगाया 22 के बाद, बताओ मेरे को। टाटा इलेक्सी तो 10,000 लगा के नहीं। बैठ गया, आज भी वही है, 6,000 पे ही। तो बहुत कंपनीज ने 22 के बाद परफॉर्म नहीं किया, सेकुलर बुल मार्केट आईटी में आया ही नहीं, देखा जाए तो ये जो था कुड बी ए डबल टॉप, मेरा मानना ये था, ये एक डबल टॉप था आईटी में। और फाइनल ब्लो स्टार्ट हो गया और ये लंबा चलेगा यहाँ पे, मतलब टाइम प्राइस करेक्शन। तो जिस सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू अंडर 3 है, उन पे ध्यान दीजिए। केमिकल आ रहा है, फार्मा आपका हो गया, कैपिटल गुड्स में वही हाल है। पिछले साल प्राइस टू बुक वैल्यू आप जाके देखो यार, अगेन नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी है रेन्यूबल्स की, जिसका भाव 3,000 था, आज भाव 1,100 है। आप गेस करके होंगे, आप उसकी बुक वैल्यू चेक यस। करके बताइए, अगर आप देख सकते हो, आप आपको हैरत होगी। जब 3,000 का भाव लगाया था, उसकी बुक वैल्यू थी 35 रुपया। अच्छा। आप सोचिए आप। टू हाई। हाँ, और टारगेट आ गए थे 10,000 के, तो कितनी हाँ हाँ, ज्यादा वो वो मिली। तो था। तो तभी तो वहां, अच्छा, उसी की एक सिस्टर कंपनी थी जो शायद सबसे ज्यादा टूटी, जो 80% डाउन है पीक से, टेक के नाम से, राइट।
हाँ उसी उसी ग्रुप की एक कंपनी है टेक के नाम से, 300 के आसपास भाव होगा। सेम हाँ हाल उसी का था। उसकी भी प्राइस टू बुक वैल्यू पता नहीं 50 गुना थी कि कितनी थी। तो ये जहां जहां तो जिन जिन तो, स्टॉक्स में दोस्तों तो ये हुआ है ना, वो स्टॉक्स के भाव जल्दी से, मेरा मानना, कोई आ गया ना, मतलब 100 में से एक दो का आ गया तो चमत्कार होगा। बाकी 100 में से 95% स्टॉक के भाव नहीं आते हैं आपके। आप देख लेना कि बुक वैल्यू है 50 रुपए और भाव है 2000 1500, इनके इनके भाव जल्दी से नहीं आएंगे। हाँ, 100 में से 5 कंपनी के आ सकते हैं, वो चमत्कार होगा। वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो ऑपरेटर जाने। समझ रहे हो आप? ऑपरेटर कुछ भी यस कर यस सकता है, लेकिन ज्यादा में नहीं कर पाएगा। 5 में कर लेगा, 10 में कर लेगा, मैक्स टू मैक्स 90% कंपनीज के नहीं आएंगे, 10 के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। राइट, तो राइट विन राइट। रेशियो 10% है, और हमारे रिटेलर भाई तो मतलब 10% वाले विन रेशियो में कहां फंसेंगे बताओ। तो इससे बेटर ये है कि आपको ऐसी कोई कंपनी है ना, वो ले मत ना, आप और ढूंढो ना यार। 4500 कंपनी में आपको कितनी 15-20 तो ढूंढनी है, जरूरी तो ना उसी के साथ जाओ, वही ग्रो करेगी भाई, यही पैसा बना के देगी मेरे को। ठीक है, राइट राइट। ऑटो ऑटो का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई हो गया, यस। रियलिटी का बहुत हाई हो गया। तो दो चार पॉकेट ही हैं जहां पे रीजनेबल है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, बाकी सब जगह यही हाल है। करेक्ट करेक्ट। राइट, इवन मैं तो कहता हूं पीएसयू का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। आप राइट। ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स कोई कौन नहीं देखना चाहता, क्यों बोरिंग स्टॉक को नहीं लेते, क्यों ऐसे स्टॉक को नहीं लेते जो आपको 7% तो आपको मतलब एफडी वाला रिटर्न तो डिविडेंड के रूप में दे रहा है, 14 रुपए का डिविडेंड है, 200 रुपए में मिल रहा था कुछ हम्म टाइम पहले। ठीक है, 14 रुपए हम्म। का डिविडेंड, 7% रिटर्न हो गया ना साल के आपके। ठीक है, सही तीन है। साल रिटर्न नहीं भी दिया तो आपको तो ब्याज तो मिल ही रहा है एफडी का। ठीक है, और बुक वैल्यू कितनी है, 230 के आसपास शायद। फिर हम्म। कभी तो दिन आएगा उसका, हो सकता है अगले साल आए। ठीक है, तो शायद पीएसयू कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं कई, जिनमें प्राइस टू बुक वैल्यू रीजनेबल है। और ये आपकी तेल वाली कंपनी देख लो आप, आईओसी वगैरह, ये सब प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, काफी साल से चली भी नहीं है। तो यस। ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहिए, थोड़ा मजा नहीं आएगा आपको, लोगों को ना थोड़ा वो चाहिए आज की डेट में, क्या बोल सकते हो आप, मसाला चाहिए यार, चलना चाहिए यार, सर्किट सुर्किट लगे, वो तो चीज नहीं होगी देखो यहाँ पे, अभी तो नहीं होगी, हाँ टाइम आने पे वो भी होता है। यस। आई थिंक वो हाँ, आपने ये पॉइंट एकदम सही बोला इन। हम्म, आई थिंक ये जो अभी मार्च 23 से शायद सितंबर 24 तक जो टाइप की रैली हम्म, हुई थी, हम्म, उसमें एकदम सर्किट्स की जो आदत हो गई है ना, वो थोड़ी छोड़नी पड़ेगी और एक इन्वेस्टर के तौर पे रहना पड़ेगा। मतलब मैंने कोई स्टॉक लिया और वो 4-5 दिन में 20-25% ऊपर गया, मे नॉट बी द हम्म। राइट एक्सपेक्टेशन इन दिस मार्केट, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर, राइट। नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी चीज बोली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, माइंड में क्लिक करी, मैं ऐसा होता है कि भूल जाते हैं कई बार। देखो क्या होता है, कि लाइफस्टाइल होता है। आप लेट्स से 2-3 टीयर सिटी से आप जाओगे टीयर 1 सिटी में, मतलब आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी प्रमोशन होगी, तो आपका लाइफस्टाइल भी वैसा हो जाएगा ना, क्या बोलते हो आप? हाँ राइट, हो जाएगा ना, और वैसे फिर मतलब मेंटेन भी करना आपकी पड़ेगा। इनकम बढ़ी तो आप आज महीने का 50,000 खर्च कर रहे थे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या 30,000 खर्चा आपका था। आप आपकी इनकम बढ़ी, आप गए, आपका 50,000 खर्च होने लगे। लेट्स से बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, बॉम्बे जाते हैं, वहां बेंगलोर जाते हैं, बोलते हैं यार वहां तो मतलब 50,000 इज नथिंग। समझ रहे हो? तो जब एक बार यस। आपका वो लाइफस्टाइल हो जाता है ना, कंटिन्यूसली 1 साल तक, उससे बाहर निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, अगर आपकी अचानक से इनकम कम हो जाए। यस और नो? ठीक है, सेम स्टॉक यस मार्केट में यस। होता है। स्टॉक मार्केट भी ना जिया जाता है जनरली, एक लाइफस्टाइल बनता है। सो जब लोग नए आते हैं और उसने उन्होंने अपनी नई जर्नी में, मतलब स्टॉक मार्केट के लाइफस्टाइल में सर्किट ज्यादा देखे होते हैं ना, उसकी आदत पड़ जाती है। तो जब वो बदलता है ना, तो पहले तो हजम नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम्म। बार बार ही मन करता है कि वैसा ही लाइफस्टाइल चले मेरा, सर्किट वाले स्टॉक्स उनको चाहिए होते हैं। तो उस चक्कर में वो गलतियां करते हैं। एक मेंटालिटी है टिपिकल ये भी। राइट, जो स्टॉक ठंडा पड़ा रहेगा ना, उसको बोलेंगे यार ये ठंडा है, ये चलेगा नहीं, ये ट्रेंड में नहीं। उनको ये नहीं पता होता यार यही ट्रेंड में आएगा, इसी स्टॉक को तुम 50% ऊपर ट्रेड करोगे, देख लेना। ये चीज है, तो यस। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि सर्किट देख के आदत पड़ गई, आदत नहीं, हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा हो गया था एक्चुअली, काफी लोग, कि हर महीने रिटर्न यस दो चार यस। परसेंट नहीं, और वो 15-15%, वो लाइफस्टाइल हो गया था खर्चे करने, फिर उसके हिसाब से खर्चे भी होते थे कई लोग। मतलब मैं तो बोलता हूँ कभी भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए आपको, मार्केट की इनकम दोस्तों कभी फ्रॉड मत करना, आपको किसी की भी नजर लग सकती है, बता रहा हूं मैं। ये मैं आपको एक क्या बोल सकता हूँ, प्रो टिप बता रहा हूँ सबको। कई लोग करते हैं, करते रहो भाई, यस। एक टाइम पे ऐसी लगेगी आपको, आप सोचते रह जाओगे कि यार हो क्या गया, आप निकल नहीं पाओगे उससे, नजर लगाना वाला बोल रहे कुछ भी लगा लो आप, क्योंकि फिर वो आपका ना राइट। कंपल्सन बन जाता है। जिस दिन आपको लॉस होएगा, आप हम्म शेयर नहीं करोगे जल्दी से, वो एक ड्रग बन जाता है हम्म। आपके लिए, आपके मतलब वो हो सकता है फॉलोअर के लिए, कुछ भी लगा लो, आपकी एक हैबिट हो जाती है कि मेरे को तो प्रॉफिटेबल दिखाना ही दिखाना है। तो प्रेशर भी आप क्रिएट करता है, कई लोग, कई बार होता है कि व्हेन यू डोंट परफॉर्म गुड, तो आपको जब शेयर करने की आदत है, तो फिर आपको प्रेशर होएगा कि यार मैं अच्छा करूं, अच्छा करूं, तो आप गलतियां करोगे। करेक्ट। तो अल्टीमेटली यस। वो एक आदत पड़ गई थी कि हर महीने रिटर्न, खर्चे करना, फ्लॉन्टिंग बहुत होती थी। मतलब किसी ने गाड़ी ली, किसी ने कुछ लिया, क्या लिया, जो भी है, अच्छी बात है, मतलब बड़ी अचीवमेंट किसी की लाइफ की होती है तो शेयर करना चाहिए, बट लिमिटेड उसमें। तो वो चीजें अब चेंज हो गई।
वो आपको इस साल तो नहीं दिखेंगी। सो अल्टीमेटली यस। आपको ये साइकिल बदल चुकी है, मौसम बदल चुका है, तो उसके हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, तो टाइम प्राइस करेक्शन मेरा मानना यह है कि अभी पेंडिंग है। कितनी पेंडिंग है? मेरे को लग रहा है प्राइस करेक्शन अभी भी पेंडिंग है, कम से कम यहां से स्मॉल मिड कैप का बोल सकता हूं। करंट लेवल से मेरे को लग रहा है जब तक 20% और गिरावट नहीं आती तब तक ओवरऑल मार्केट हेल्दी नहीं होगा, प्राइस वाइज बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, टाइम वाइज मेरे को लग रहा है लगभग जुलाई तक साल भर हमारा हो जाएगा, तो और 5-6 महीने निकाल लेंगे, तो ये पूरा साल एज ए होल मैं बोल रहा हूँ मार्केट का ऐसे ही निकलेगा, ऊपर नीचे करते करते कुछ टाइम प्राइस करेक्शन आएगी, टाइम करेक्शन आएगी, कभी प्राइस आ गई अचानक, तो ऐसे निकलेगा। राइट, पर यस। आपको वो उससे मतलब ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आज एक चीज और बोल रहा हूँ, ये बात अगर छिड़ी है, सब लोग पेशेंसली 10:30 तक अगर सुन रहे हो तो ये बात याद रखना। आपका स्टॉक हो सकता है आज लेट से 400 रुपए चल रहा है, कब निफ्टी 24,000 है। ठीक है, आपका स्टॉक हो सकता है 22,000 पे 300 रुपए आ जाए। हो सकता है आपका स्टॉक 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो जो निफ्टी 20,000। हो सकता है अगर निफ्टी 20,000 गई तो, हो सकता है अगर 20,000 के नीचे निफ्टी चलेगी तो आपका स्टॉक 500 ही है। और आज आपकी 24,000 की निफ्टी पे 400 रुपए पे हुआ है, हो सकता है वापस जब निफ्टी 24,000 है ना, तो आपका जो वो 400 रुपए वाला शेयर था वो आपको 1200-1300 पे मिले। ये आपको सोचना पड़ेगा यार। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, आप ये बताओ केमिकल में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? एक दो कोई भी नाम ले लीजिए, मतलब जो अच्छे नाम है वो बताइए। जुबिलेंट इंग्रेविया। जुबिलेंट इंग्रेविया 800 रुपए भाव था 21 में, बालाजी एमाइंस 5200 रुपए भाव था 21 में। 21 में निफ्टी यस। कितनी थी? 18,000। निफ्टी 18 से कहां आ राइट। गई? 25,000। आज भी यस। जुबिलेंट इंग्रेविया का भाव 600 रुपए है। ठीक है, हम्म। करेक्ट। और आज भी आपका यस। बालाजी एमाइंस का भाव 1200-1300 रुपए 1400 रुपए है। यस। राइट। सो कोई कोरिलेशन ही नहीं है, निफ्टी बढ़ी आपने कंपनी ली तो आपकी कंपनी तो घटी गई। तो ये बहुत बड़ा मतलब लोगों का ना माइंड में वो है कि मार्केट बढ़ेगा तो मेरा शेयर बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। आप गलत सेगमेंट में चले गए, इस साल ये बहुत मायने रखने वाला है, आपको बता रहा हूं। आप अगर गलत यस। सेगमेंट में चले गए इस साल, तो हो सकता है निफ्टी अगले साल वापस 25 पे आ जाए, 30 भी बोल रहे हैं वहां आ जाए, आपका स्टॉक वहीं रहेगा जहां पे निफ्टी 22,000 पे थी। ठीक है, और आप हैरान हो गए यार मार्केट बढ़ गया, मेरा वो नहीं बढ़ा। तो बड़ा ही सोच समझ के सिलेक्शन करना है। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, जहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, या होता है ना कि मतलब गाजा बाजा बज रहा है, सर्किट्स लग रहे हैं, या एकदम चाल आ रही है, देखना है वहां पे वैल्यूएशंस कैसे हैं। ये जो मैंने आपको मेजर्स बताए हैं, प्राइस टू बुक, पैक रेशियो, आप देखिए आगे ग्रोथ है भी कि नहीं, कोई रिस्क तो नहीं है, जैसे गवर्नमेंट से ऑर्डर लेने वाली कंपनी तो नहीं है, तो स्पेशल सतर्क रहना चाहिए। अगर नॉन डिफेंस कंपनी है या नॉन डिफेंस सेक्टर से है तो। ठीक है, कंज्यूमर से कंपनी यस। कनेक्टेड है तो भाई क्या बना रही है, मैं जैसे मैंने केमिकल बोला, तो केमिकल का मतलब ये नहीं है कि आप सारे केमिकल पे चलाओ, मैं सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल की बात कर रहा हूँ। तो फार्मास्यूटिकल में या। ग्रोथ आएगा, एफएमसीजी में ग्रोथ रहेगा, तो आपको 3-4-5 कंपनी प्ले करने के लिए मिल जाएंगी जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स को, ना इसको एफएमसीजी को केमिकल बना के देती हैं, स्पेशलिटी केमिकल जो चाहिए चाहिए। जैसे साबुन है, साबुन में 3 चीजें चाहिए चाहिए, आप जो मर्जी साबुन बना लो, चाहिए आप लक्स बना लो, चाहिए आप लाइबॉय, रेक्सोना, कोई भी XYZ, उसमें आपको 2 से 3 कॉमन रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, स्पेशलिटी केमिकल चाहिए ही चाहिए, तो वो तो लगेगा ही, वो चीज है। तो ऐसी कंपनी पे ध्यान देना, ये चीज है। यस। सो दोस्तों, आप सबने सुना अभी जो लास्ट 10-15 मिनट्स में हम दोनों ने जो डिस्कशन किया कि जैसे मार्केट साइकिल्स होते हैं वैसे सेक्टर के भी साइकिल्स होते हैं। सो सेक्टर्स में जैसे सिर्फ पी नहीं देखना चाहिए, हमें पीईजी देखना चाहिए, प्राइस टू बुक मेन देखना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या अंडर वैल्यूड लग रहा है और क्या ओवर वैल्यूड लग रहा है। और उस हिसाब से पोर्टफोलियो को रियलाइन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक जनरल बुल मार्केट रहता है, एक जनरल बेयर मार्केट रहता है, बट जैसे हमने डिस्कस किया उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स विल परफॉर्म वेरी डिफरेंटली। जैसे 21-22 में जब स्मॉल कैप इंडेक्स स्लोली नीचे जाना चालू हुआ, आप सबको शायद पता हो ना हो, बट जैन 2022 में स्मॉल कैप इंडेक्स का टॉप लगा था 12,000 के आसपास। मार्च 23 में वो 8,700 तक गया, ऑलमोस्ट 33%, बट साइलेंटली नीचे गया। बट उस टाइम पे भी देर वेर द द लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट वेर ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग स्लोली। उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हुए थे, और जो बड़े लोग हैं उन्होंने एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया था। सो वाइल वी आर डिस्कसिंग कि अभी शायद टाइम करेक्शन बाकी है, प्राइस करेक्शन बाकी है, कोई उसको वो प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, इंडेक्स के लेवल की जरूरत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने आज क्लियरली डिस्कस किया वो सेक्टर्स जहां पे अभी आप जाओगे तो बहुत ओवर वैल्यूड है, जैसे आईटी है, वहां पे जाके वहां पे हीरा ढूंढने से अच्छा है उन सेक्टर्स में रहो, उन सेक्टर्स को एक्यूमुलेट करो जहां पे देर इज अ हाई चांस दैट बिकॉज ऑफ द लो वैल्यूएशन एंड एज उनका अर्निंग्स ग्रोथ ऊपर जाता है वैसे एक दिन ब्लास्ट करेंगे। एक पुरानी कहावत है स्टॉक मार्केट की, अर्निंग्स एंड प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है। यहां तक बोला जाता है कि प्राइस इज अ स्लेव टू द अर्निंग्स। तो इसीलिए
रिजल्ट्स पे हमेशा फोकस रखिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और नंबर्स के आगे भी मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्योंकि मैनेजमेंट में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमेशा उस सेक्टर के बारे में एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, और वो लेके काफी सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उनका जो कॉन्कॉल होता है आफ्टर द रिजल्ट्स, उसमें उन्हें सवाल पूछते हैं। तो ये दो चीजें अगर आप देखते हो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी और अर्निंग्स कॉन्कॉल में अगर आप इधर पार्टिसिपेट करते हो, उसका ट्रांसक्रिप्ट ठीक से देखते हो, आपको बहुत इमीडिएटली पता चल जाता है कि उस सेक्टर में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, व्हाट आर द ट्रिगर्स, एंड वेदर दैट कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस ट्रिगर्स ओवर ए सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसे टाइम पे जब आप कन्विक्शन के साथ बाय करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, तो मार्केट के उतार चढ़ाव और उस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्राइस मूवमेंट रहेगा, उससे आप ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हो। आपको जनरली 2 से 3 साल का व्यू रखते हो, तो आपको एक अलग लेवल का गेन मिलता है। और अगर 2 से 3 महीने का व्यू रखते हो, तो एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट और वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। ये हम बताना चाहते हैं आपको। कभी भी राइट, बीइंग इन द राइट सेक्टर्स इज कम्स फर्स्ट, एंड देन कमिंग टू द राइट स्टॉक्स। बीइंग इन द रॉन्ग सेक्टर कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली, और फिर आप सिर्फ इधर एवरेजिंग के बारे में सोचोगे, या फिर मैंने जो प्राइस पे लिया था उस पे कब वापस आएगा। और कभी कभी उसमें 3 साल 6 साल भी लग जाते हैं, तो आपका कैपिटल भी ब्लॉक्ड रहेगा, और फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इतना निगेटिव रिटर्न रहेगा। वहीं पे काफी सारे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एग्जिट कर जाते हैं परमानेंटली, और उन्हें लगता है कि हमें गेम समझ में ही नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरा कन्विक्शन था लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। सो अभी अगर टाइम परमिट करता है, इफ प्रवीण जी इज ओके, देन हम 2 से 3 सवाल ले सकते हैं। सो किसी को अगर पूछना है तो पूछिए। हाँ बिल्कुल। सो प्रवीण जी, एक 2 से 3 सवाल ले सकते हैं। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक सवाल अपने ले सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओनली सेक्टर स्पेसिफिक यस, या मार्केट और चीजें, मतलब एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सेक्टर, मार्केट से श्योर। रिलेटेड। सो प्लीज, सो थैंक यू फॉर दैट। मैं वापस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग रिसर्च, गाइडेंस एंड द मार्केट्स। Any stock names that have been taken during this conversation or might be taken ahead, those disclaimer के साथ आते हैं कि हर एक को अपना रिसर्च करना है। Everything is only as a reference point. Please do not treat it as a investment guidance. अच्छा, मीनवाइल हम मतलब आप क्वेश्चन लेते हो, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप बताएं कि कैसा आपको लगा ये पूरा डिस्कशन। आई होप सो काफी काम आएगा। और क्या आपकी दो, एक से दो की लर्निंग्स थी, अगर आप मैसेज में इस इन रिप्लाई टू दिस स्पेस मेंशन कर सको तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब विल बी हैप्पी टू नो कि आपकी की लर्निंग्स क्या रही, कि भाई ये चीज है जो शायद मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। लेट्स सी हाउ मेनी, मतलब इट शोज कि आप कितना समझे हैं चीजों को। और मार्केट में आगे बढ़ने के लिए ये सब को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है कि मैंने चीज को सीखी। और खासकर Yes, वॉलंटियरनेस होनी भी बहुत जरूरी होती है। आप जितना शायर रहोगे ना मार्केट में, उतना मार्केट आपको कम आगे लेके जाएगा। मार्केट भी बड़े बोल्ड लोग को आगे लेके जाता है, राइट, हाँ व्हेन यू absolutely, प्रवीण जी। पार्टिसिपेट absolutely मोर। right. हाँ प्रवीण जी आनंद, नमस्ते। yes नमस्ते जी, आनंद। नमस्ते। मैंने आपको जब जयपुर में आप आए थे ना, तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ से आपका लाइव सुना था। उसके बाद से मैं लगातार आपका स्पेस ज्वाइन करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ जयपुर तो लास्ट ईयर जो बोल रहे हो आप? हाँ, अभी आप 4-6 महीने पहले आए थे ना, उनके क्या बोलते हैं, उसमें मैं ज्वाइन किया था। हाँ, मैं सोडंग जी के साथ था। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल मैंने इसके ऊपर द इंजन ऑफ ग्रोथ के ऊपर सेशन किया था, आई रिमेम्बर। बिल्कुल 30 मिनट्स का था। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू आपका सुनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। और आप वो टेलीग्राम पे भी करते हैं, वो भी सुनता हूँ, और इधर इस पे ये भी सुनता हूँ। तो जी सर, जी सर। मेरा जो क्वेश्चन है ये पावर सेक्टर पे है, स्पेशली ट्रांसमिशन पे बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में हाइप बना हुआ है। तो क्या अभी हम्म। ऐसा लगता है, फिर भी ट्रांसमिशन सेक्टर में मतलब 2 साल 3 साल 5 साल के व्यू से मार्जिन और इन सब चीजों पे क्या रहेगा इम्पैक्ट? क्योंकि ट्रांसमिशन में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सारे कंपनियां जो है वो आ रही है, कैपेक्स लेकर आ रहा है। तो क्या रहेगा आगे का व्यू, ये जानना चाहिए। यार देखो, मेरा मानना यह है कि देखो ग्रोथ है यहाँ पे, लेकिन पावर सेक्टर में क्या है कि देखो सेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक है फार्मा। फार्मा सेक्टर में ना ग्रोथ डायल्यूट नहीं होता जल्दी से, राइट। मतलब फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एरा गैरा नत्थु गैरा जो हम बोलते हैं ना, घुस नहीं सकता है। फार्मा हो गया या और भी कोई चीज होगी। पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी इंस्ट्रूमेंट में आप कभी भी घुस सकते हो। जैसे आपने ट्रांसमिशन बोला, तो ट्रांसमिशन में जो भी चीजें होती है ना, उसमें काफी, जैसे आपने बोला ना, काफी प्लेयर सेंटर करके। हाँ अर्लियर आप देखो, ग्रीन एनर्जी में सोलर था। एक टाइम पे सोलर की एक्सक्लूसिविटी होती थी, आज कॉमोडिटी बन गया है। दुनिया भर के मतलब छोटी छोटी कंपनी आ गई, पता नहीं यार को, मतलब मैं तो पैनल देखता हूँ समझ में नहीं आता किसने बनाया भाई ये। कई तो इंपोर्ट, आज भी इंपोर्ट कर रही है चाइना से और ठप्पा लगा के बेच रही हैं, राइट। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी एक्सक्लूसिविटी नहीं रही है यहाँ पे।
जो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल, 2 साल पहले थी। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, सबके लिए काम आएगा। 2007 में ना इंफ्रा रियल एस्टेट का बड़ा हाइप था और ज्यादा कोई बड़े रेगुलेशन नहीं होते थे, जिसकी वजह से आपका जो रियल एस्टेट का बबल था वो स्टार्ट हुआ 2006-7 में, और वो 10-11 में जाके फटा, लेकिन स्टॉक पहले टूट गया आपके 8 के क्रैश में। वो क्या था कि एकदम से ऐसा बूम आया कि भाई इंफ्रा और रियल एस्टेट से बढ़िया कोई धंधा ही नहीं है। और ये हाल था 2010 में, 11 में, आप सब लोग को याद भी होगा कि गली गली में प्रॉपर्टी डीलर थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? कई लोग साइड बिजनेस करने लग गए थे इसको, जिनकी भी किसी के साथ मतलब लगा लो सरकारी महकमे में जानकारी है या कुछ भी लगा लो आप, तो 4-5 लोग मिलकर जमीन ले ली, फिर उसको किसी को बेच दिया, 2 लोगों को, वो 2 लोगों ने किसी और को बेच दिया। वही स्टॉक की ट्रेडिंग टाइप की हो रही थी। ठीक है, और एक क्यों हो रही थी? बिकॉज आपके पास एक पैसा था, ब्लैक मनी थी, उसी में चल रहा था पूरा। तो होता क्या था, 1000 रुपए की जमीन है, तो मैंने क्या करा, एक कार्टल होता था 10 लोग का, मैंने वो 1500 की किसी को बेच दी, वो 1500 वालों ने 2500 की किसी को बेच दी। तो ऐसे करके जो दाम थे इन्फ्लेट होते गए। ठीक है, और बहुत सारे प्लेयर इसमें घुसने लग गए इस चीज को देख के कि यार वो फलाना बंदा था, उसने प्रॉपर्टी में बहुत पैसे बना लिए, मैं भी जाता हूं। तो वही चीज आज बिजनेस वाइज आपके कई सेगमेंट्स में हो रहा है। सोलर में दुनिया भर के, जब से रूफ टॉप सोलर का आया पीएम योजना पिछले साल, दुनिया भर की कंपनियां घुसने लगी, जिसका धंधा भी नहीं था वो भी जाने लगी। सेम पावर सेक्टर में हो रहा है काफी सेगमेंट्स में। तो ग्रोथ है, ऐसी बात नहीं कि ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ है यहाँ पे, और आगे भी रहेगा, बट ग्रोथ डायल्यूट हो रहा है। आपने जो बोला ना कि काफी प्लेयर आ गए, तो वही आपके सवाल का जवाब है, काफी प्लेयर आ गए हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्लेयर अपने रेवेन्यू ग्रोथ और अपने मार्जिन को बचा लेगा, वही आपको राइट। धंधा करके देगा, जिसने अपनी रेवेन्यू बचा ली, या मतलब ग्रोथ बचा लिया डबल डिजिट, और अपनी मार्जिन बचा लिए, तो वो कंपनी को तो भाव मिल जाएगा, बाकी कंपनी को भाव नहीं मिलना है। जो नया जा रहा है उसको तो वैसे नहीं मिलने। अब जैसे केबल में क्या हुआ आपका, पहले बिरला साहब घुसे, ठीक है, फिर आपके यस। ये अडानी जी आ गए। ठीक है, सब लोग बोले भाई ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है भाई? आप सोचो कि इतना बड़ा केपक्स लाएंगे, आज नहीं लाएंगे, 2 साल बाद लाएंगे, जब भी लाएंगे तो डायल्यूट हो जाएगा पहले आपका, बीच में छोटे मोटे और घुसते रहते हैं। तो ग्रोथ होना अलग बात होती है। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी साइज कितना भी बड़ा हो, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स, कहते हैं ना कि हम जो बोलते हैं कि समुद्र बड़ा है लेकिन सारी मछलियां भी बहुत है वहां पे, छोटी बड़ी सब टाइप की, बहुत भरा पड़ा है, मतलब स्पेस ही नहीं है उसमें, तो फायदा क्या रहेगा? राइट। शार्क भी इतनी है कि आपस में शार्क को ही खाना पड़ रहा है एक दूसरे को ही। एक होता है कि शार्क 2 4 5 है, छोटी मछलियों को खा जाती हैं। राइट, ये चीज है। तो अपॉर्चुनिटी साइज ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन प्लेयर्स बहुत हैं यार। मतलब मेरे को तो, मेरा पर्सनल मानना यह है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन अगर आपको जाना है इसी सेगमेंट में, तो आप वो प्लेयर देखो जो अपने धंधे को ग्रो करा लेगा और मार्जिन बिल्कुल नहीं पिटाई कराएगा, मतलब 50 बीपीएस से ज्यादा पिटाई नहीं कराएगा, तो उसको भाव मिल जाएगा। नहीं तो यस। जहां मार्जिन पिटे, जो कि होना है, लास्ट 2 साल में बहुत सारे सेगमेंट्स ने जिंदगी के पीक मार्जिन दिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी लोग सुन लेना ध्यान से। वो मार्जिन रिपीट नहीं होंगे। 7.5% से जीडीपी 6.5% पे जब आती है ना, तो 50% कंपनीज के मार्जिन जो होते हैं ना, वो नीचे मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इस क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर से शुरुआत होगी, इस क्वार्टर में देख लेना मार्जिन नीचे आ रहे हैं, अगले क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में तो और आएंगे, जब जहां टैरिफ का लफड़ा आ रहा है आपका। ये चीज है। यस तो यस यस। ये मेरा जवाब है इसके लिए आपका। So, थैंक यू। प्रवीण जी, आनंद जी, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन एंड होप यू गॉट अ गुड आंसर। प्रवीण जी, आपको एक हमने न्यूज़लेटर शेयर किया था, उसमें हाँ एग्जैक्टली जी, वही था कि कौन से सेक्टर्स के हमारे हिसाब से पीक मार्जिन हो चुके हैं क्योंकि अभी श्रिंक हो रहे हैं, और जी कहाँ जी। कहाँ पे स्लोली मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है। सो बहुत डिटेल में राइट कवर किया था, और एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग वो हमारे सबस्टैक पे है, जिसके लिंक्स राइट। हम शेयर करते हैं ट्विटर पे। और जी जी जी। आनंद जी, हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है पावर का, एक सबसेक्टर है ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। वहां पे हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन उनकी नए प्लेयर्स की कैपेसिटी आने में 2 3 साल चले जाएंगे। तो आज जो 2 3 उधर राजा लोग बैठे हैं, उनका बहुत ही डिमांड ज्यादा है और सप्लाई अभी भी बहुत कम है। सो वो एक सेक्टर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूड अच्छा मोमेंटम रहने के हाई चांसेस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। तो जिग्नेश, मैंने आपको अभी स्पीकर दिया है, सो आप जो पूछना है पूछ सकते हैं। Thank you very much, first for sharing your valuable experience and insight of the stock market. रियली बहुत ही आपने बहुत ही बड़ी बात की है कि हाइप पे जाके वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी और ये बुक वैल्यू का भी बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है। तो मेरा एक सवाल ये है कि प्राइवेट बैंक और स्मॉल बैंक, जिसमें पीएसयू बैंक भी है, स्मॉल बैंक और प्राइवेट बैंक, वो बहुत सी अच्छी बैंक अभी एनपीए भी बहुत कम हो रहा है और वो बुक वैल्यू से बहुत सी बैंक नीचे ट्रेड करी है। तो उसमें आगे आपको कैसा दिख रहा है आगे आने वाले 3 4 सालों में? आपको देखो, मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो आपके गवर्नमेंट केपेक्स से चलते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट केपेक्स होती है आपकी, तो उसका मैक्सिमम शेयर जो होता है पीएसयू बैंक के पास जाता है।
बस एक बार ही ऐसा हुआ था वो चंदा कोचर के टाइम पे, जब आईसीसी बैंक ने बैंक जो है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट वगैरह के उसमें गया था और बहुत बुरा फंस गया था, ग्रो नहीं कर पाया था, और उसका मतलब आप ये सोचो कि जो कंज्यूमर वाला पूरा मार्केट था एचडीएफसी खा गया या बाकी बैंक खा गए। तो लेटर उन्होंने उस चीज को रियलाइज किया और देन दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटेजी कि भाई ये जो पूरा सेगमेंट है यहाँ पे एनपीए बड़े बनते हैं। मतलब ऑब्वियसली देखो जो पीएसयू बैंक की पुरानी साइकिल थी उसमें एनपीए क्यों हुए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो फेल हुए या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन हुआ, तो सारा का सारा जो जिम्मा था बहुत सारे उसमें करप्शन हुई, तो वो सारा का सारा जिम्मा इन पे आ जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, हिट लेते थे प्रोविजनिंग करके, चलो भाई। तो 5 साल तक जाके सरकार ने पैसे डाले थे, तब जाके बैलेंस शीट वो क्लीन हुई थी, इतना बड़ा हिसाब किताब वो था। तो अभी ये देखना है आपको कि वो किसको सर्व कर रहा है, उसका धंधा कहां से आ रहा है। अगर उसका धंधा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम धंधा उसी से आता है, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि आपको बचना चाहिए। और पीएसयू बैंक में अगर आपको जाना ही है तो जो टॉप वाले 2-3 है उन्हीं में जाओ, बिकॉज उनका क्या है, कॉर्पोरेट लैंडिंग भी ठीक ठाक है, प्लस आपका जो सरकार वाला है उसमें भी ठीक ठाक है, और कंज्यूमर बेस भी ठीक ठाक है, लेट्स से एसबीआई, ठीक है, तो वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। लेकिन आप स्पेसिफिक बेट्स पे जाओगे तो ये जो छोटे वाले बैंक्स जो भी चले हैं आपके, कोई 5 गुना हो गया, कोई 2 गुना हो गया, कोविड के भाव से हुआ है। अभी अगर 2012 के भाव से देखोगे तो अभी भी पीएनबी अपने भाव पे नहीं आया है, या यूनियन बैंक अपने भाव पे नहीं आया 2012 गया 13 वाले पे। तो वो पूरी रैली इसी की थी। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि जो 23-24 में हमारा जो पूरा कॉर्पोरेट केपेक्स हुआ, सॉरी गवर्नमेंट केपेक्स हुआ, उसकी वजह से पूरा ये हुआ है। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वो बैंक सर्व किसको कर रहा है, उसका हिसाब किताब क्या चीज है, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है करिए। यहाँ पे हो सकता है वैल्यूएशन आपको लुक्रेटिव लग रहे हैं, नो डाउट टाइटल है, बट क्या वो अगर इस मॉडल पे काम कर रहा है इंफ्रा और उसमें अगर प्रोजेक्ट स्लो होते हैं आगे, तो उस पर असर क्या पड़ेगा, क्या उसी रेट से कंटिन्यू करता रहेगा कि नहीं रहेगा, वो देखना जरूरी है। मतलब ये ट्रैप भी होता है कई बार, राइट, ये सही है चीज है। सही इससे बढ़िया तो मैं, अगर मेरे को बुक वैल्यू के हिसाब से जाना है तो मैं ओएनजीसी में जाता हूँ, जहां पे ये लफड़ा ही नहीं है, जहां पे ओएनजीसी को मतलब ये सोचो कि 25,000 करोड़ तक के स्केल के प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं अभी, मैं तो वहां जाऊंगा ना। वो चीज है, मैं इन लफड़ों में क्यों पढ़ूं, कल को थोड़ा सा भी केपेक्स कम हुआ, लेट्स से इंफ्रा का या किसी और, अब जैसे पावर में केपेक्स कम होता है तो आरईसी पीएफसी को असर पड़ेगा, कुछ हद तक इरेडा को भी असर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उन्होंने लोन राइट दिए राइट हुए हैं। राइट। तो वो चीज है, और तो वैसे आपको देखना प्राइवेट है कि बैंक में कैसे इक्विवेलेंट रहेगा, स्मॉल स्मॉल प्राइवेट बैंक में स्मॉल फाइनेंस या जो अभी छोटी प्राइवेट मॉडल बैंक है। देखना पड़ेगा वो किस मॉडल पे कर रहा है। मेरे को लग रहा है स्मॉल, देखो पता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो इंडिया इज द ओनली, ये मैं आपको प्रिडिक्शन बोल रहा हूँ 2030-32 की अपनी खुद की पर्सनल, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे बैंक्स की भरमार है। मेरे को बाकी तो ज्यादा आइडिया नहीं है, आप चाइना और यूएस में जाके देखो कितने बैंक है टोटल बड़े, ज्यादातर बैंक वहां पे बड़े हैं, छोटे बैंक्स वो लोग प्रमोट ही नहीं करते, समझ रहे हो। और इस तर्ज पे गवर्नमेंट ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया। पहले सरकारी बैंक कितने थे, आज मर्ज होकर कितने रह गए, मोटे मोटे 5 रह गए शायद, मेजर 5 किए थे, 15 से घटाकर 15-16 जो थे मर्ज करके 5 बनाए थे ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं यहाँ पे, शायद नहीं सही है 17-18 बैंक मिला के 5 कर दिए थे ना, ठीक है। तो मकसद क्या था, मकसद ये था ग्लोबल स्केल पे कंपीट करना। हो सकता है आगे और कंसोलिडेशन हो, मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं 5 जो बड़े बैंक बनाए सरकार, इन्हीं में कंसोलिडेशन हो। तो कोई भी ऐसे उसमें ज्यादा लंबा नहीं जाना है आपको, जहां जो किसी के कल को पता लगा कोई बैंक को उठा के एसबीआई में मर्ज कर दिया, उसमें नहीं जाना है आपको। तो एसबीआई को फर्क नहीं पड़ेगा, उस बैंक को फर्क पड़ जाएगा कि किस बैलेंस पे मर्ज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ज्यादातर आप देखोगे तो शेयर होल्डर के फेवर में वहां पे चीजें नहीं आती, मर्जर्स जितने भी होते हैं ये सारे सब सस्ते में होते हैं, कोई कॉस्ट नहीं चाहेगा उसकी, सस्ते में लेना चाहेगा ना अल्टीमेटली, नहीं तो जो बड़े वाला है उसकी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, ये चीज है। सही है। तो भविष्य में मेरे को लग रहा है प्राइवेट हो चाहिए आपके सरकारी हो, नंबर ऑफ बैंक्स कम होते हुए देखेंगे आपको। मेरा मानना है बड़े बैंक्स पे ही फोकस करो, छोटे बैंक्स पे थैंक करो, यू। लेकिन जब तक स्टोरी प्ले होती है तब तक करो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू देखना है तो बड़े बैंक्स के साथ ही रहो, बिकॉज वही और बड़ा होएगा, छोटा तो नहीं होएगा अनटिल अनलेस वहां पे कोई लफड़ा हो गया। जैसे इंडस इंड है, इंड में लफड़े स्टार्ट हो गए चीजें, आगे 3-4 साल हो गए कोई खास ग्रोथ भी नहीं आई है, तो कल को इसका एक्सपेंशन नहीं होता है। मतलब अगेन मैं अपना पर्सनल असेसमेंट बता रहा हूं, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक असेसमेंट बता रहा हूं, अगर चीजें यहाँ पे ठीक नहीं होती कुड बी ए टेक ओवर कैंडिडेट, मैं आपको बता रहा हूँ आगे, थैंक यू राइट। वेरी मच जी सर। हाँ, So Jignesh, I hope you got the answer to your question. couple ऑफ पॉइंट्स मैं स्पेस में मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्पेस मतलब जो लेंडिंग स्पेस है। सो अभी आप देखोगे कि पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल में एक अच्छा रनअप हुआ है। इन जनरल पीएसयू बैंक्स का जो क्रेडिट का प्रोसेस रहता है, और बाद में हमें जो पता है, जनरली क्रेडिट क्वालिटी के इश्यूज होते ही है, ओके, बट सिंस दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, जनरली इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इनका एक बहुत बड़ा क्लीन अप 2015, 16, 17 में हुआ था, जिसकी वजह से आज प्रॉफिट्स बढ़ गए, वहां पे बहुत बड़े राइट ऑफ भी लिए थे। सो पीएसयू बैंक से ज़्यादा
अगेन क्योंकि इनका रनअप हो चुका है 3x 4x जिसको बोलते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप कुछ सब सेगमेंट्स को देखोगे लेंडिंग में, जैसे हाउसिंग फाइनेंस है एंड सम अदर, तो हाउसिंग फाइनेंस हमें बहुत अच्छी तरह रिवाइव होते हुए दिख रहा है। लास्ट 3 इयर्स में रियल एस्टेट साइकिल पूरा रिवाइव हुआ है, और जनरली रियल एस्टेट साइकिल रिवाइव होता है तो 1 2 3 साल के लिए नहीं होता है। जब सोता है तो भी 10 साल के लिए सो सकता है, और उठता है तो भी कम से कम 5 से 7 साल के लिए हो सकता है। सो हाउसिंग फाइनेंस में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी को हमने कवर किया है हमारी वीडियो में। हमारे उसके लिंक ट्विटर चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो। काफी सारे पैरामीटर्स पे उनके टिक मार्क्स आ रहे हैं, एंड प्रॉमिस भी बहुत अच्छा है, वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। सो अभी सो जिग्नेश, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, और मैंने अभी परेश को स्पीकर बनाया है। द नेक्स्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम परेश। Yeah, hello, good evening. Good evening to all. गुड इवनिंग। Yeah, मेरा एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स लेंडिंग स्पेस पे था। तो इन टर्म्स ऑफ द लीडिंग बैंक्स, आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन, खास करके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक पे, बिकॉज प्राइस टू बुक अगेन 3 क्रॉस करने लग गया है, स्पेशली फॉर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक प्रोजेक्टेड बुक पे। एंड गिवन द फेयरली लो क्रेडिट ग्रोथ, मीडियम से लो से चल रहा है, एंड ऑलवेज थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे आपने कहा। सो उस पर एक मुझे चाहिए था। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था रिलायंस पे, कि गिवन द अगेन प्राइस टू बुक जो भी 2.2 के आसपास, जो भी 3 ईयर मीडियम प्राइस टू बुक चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो उनका ग्रोथ इन कंज्यूमर बिजनेस है, वो उनके जो लेगेसी बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस का, जो फेयरली स्लगिश ग्रोथ है, उसको ऑफसेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये मेरे 2 क्वेश्चन थे। इफ एनीवन कैन आंसर, थैंक यू वेरी मच। या प्रवीण जी प्लीज। हाँ, इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट वाला शायद थोड़ा एक कट के आवाज आई थी। पीएसयू का क्या बोला जी, इन्होंने? नहीं, मैं पहला क्वेश्चन था कि जो 3 प्राइवेट बैंक्स हैं लीडिंग, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इफ यू नीड सब्सटेंशियल रिटर्न्स, देन यू हैव टू बी इन द राइट सेक्टर, इन द सेक्टर द राइट स्टॉक। सो Correct. अब बैंकिंग में इफ यू टॉक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ब्लू चिप बैंक्स, तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस पे, तो उनका जो ग्रोथ रेट है, क्रेडिट ग्रोथ, इट्स नॉट, आई मीन ठीक है एनपीएस वगैरह कम है, बट क्रेडिट ग्रोथ एंड ऑल इज नॉट सो इंप्रेसिव, इन द सेंस आगे जाके भी कितना हो जाएगा क्रेडिट ग्रोथ, ऐसा लगता है। तो दैट इज वन, उनके बारे में ओपिनियन। सेकंड, मेरा रिलायंस का क्वेश्चन था कि क्या उनका जो कंज्यूमर बिजनेस का अच्छा आउटलुक दिया उन्होंने, will it offset the sluggish growth in their legacy business, petrochemicals and oil and gas? देखो, प्राइवेट बैंक्स में तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो उसको वापस आने में, वो मोजो आने में टाइम लगेगा। मेरा सीधा असेसमेंट ये होता है कि जब भी रेट हाइक साइकिल पीक होती है, जब भी एफडी रेट आपका 6.5-7% पे जाता है, 7.25% तक जाता है, तो अल्टीमेटली आपको क्रेडिट ग्रोथ कम ही देखने को मिलता है, राइट? तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा है जितने भी लेंडर्स हैं वो नहीं रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में। मतलब एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रेड आप कर सकते हो। जब भी रेट गिरेंगे ना, जब रेपो रेट आपके 5.5 आए या 5 आए, यहाँ से 150 बिप्स लगा लीजिए मोटा मोटा, ठीक है? 50 बिप्स तो कर दिया है, मेरे को लग रहा है 100, 125 या 150, मैक्स 150 बिप्स अगर और होता है ड्यू टू XYZ रीजंस, वहां पे आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी इनमें। और उसके बाद आप देखना वापस से धीरे धीरे क्रेडिट ग्रोथ भी पिक करेगा वहां इनको, मेरे को लग रहा है। मतलब आई विल बी अ बायर। नेक्स्ट आपका जो रिलायंस वाला क्वेश्चन था, आई हैव माई ओन डाउट्स। मैं इस स्पेसिफिक कंज्यूमर फील्ड जो आप बता रहे हो रिटेल, इसमें काफी टाइम रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ लगभग। मेरे को लग रहा है जो इनका मॉडल है ऑपरेटिंग, उसमें कोई मतलब वो करंट नहीं है जो ट्रेंड में था। द वे ट्रेंड हैज ऑपरेटेड जूडियो एंड वेस्टाइड, उसकी सर्विस या जो भी चीजें हैं या सारी, वहां आप रिलायंस के स्टोर में जाओगे आपको मिलेगी नहीं, राइट? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना, मतलब मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पे सर्विस की और प्रोडक्ट क्वालिटी की। आप जूडियो में जाओगे ना, आई डोंट नो मतलब हाउ दे हैव हायर्ड द डिजाइनर्स ऑफ क्लॉथ, इतने फैशनेबल क्लॉथ इतने सस्ते आपको मिल रहे हैं इवन वेस्टाइड में, कि वही सेम क्लॉथ आपको 5 गुना 10 गुना ज्यादा दाम पे मिलेंगे बाकी ब्रांड्स में, है ना? जो फैशन है जनरली, तो मतलब इट इज लाइक जूडियो इज लाइक, मतलब आप सोच सकते हो कि इंडिया टाइप का जारा सस्ता वाला, या H&M। तो वो सेम चीज आपको रिलायंस में नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, राइट? चाहिए वो डिजाइन हो, इवन सर्विस। तो जब तक आप ये 2 बेसिक एलिमेंट हैं इस जहां पे कहते हैं ना, देखो मैंने एक चीज बोली थी इस केस के स्टार्ट में, आप लोग को याद होगा कि पावर किसके हाथ में है यहाँ पे इस धंधे में? कंज्यूमर के हाथ में। कंज्यूमर को आप क्वालिटी क्लॉथ या फैशन नहीं दोगे, कंज्यूमर को आप सर्विस नहीं दोगे, तो आपके पास कंज्यूमर रिटेन नहीं करेगा, शफल होता रहेगा। तो आप जब रिटेन नहीं करता ना, तो हर साल आपको नए कंज्यूमर ढूंढने पड़ेंगे। इट इज वेरी टफ। नए कंज्यूमर मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योर ट्रांजेक्शन ग्रोथ। 100 आपने 1000 बिल काटे इस साल, तो अगले साल आपको 1000 बिल काटने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और अपने अगले साल अगर 1000 बिल नहीं काटे, तो या तो आपको महंगे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, या फिर आपको यूनिट ज्यादा बेचनी पड़ेगी पर बिल, तब जाके ग्रोथ आएगा आपका। तो मेरे को तो नहीं लगता पर्सनली कि कुछ खास ये लोग कर पाएंगे ऑफसेट करने के लिए।
स्कोप बहुत है वहां पे, लेकिन कंपटीशन भी अच्छा खासा है, जिसमें अभी तक इतने साल से इस धंधे में है, अभी तक आप सोचो दो बेसिक एलिमेंट है, सर्विस और डिजाइन, उसी में काम नहीं कर पाए तो आगे कैसे करेंगे, सोचिए आप। जी, प्लस तो छोटा सा न्यूजेन हैंडल कर रहा है, क्लैरिफिकेशन। मेरे को कोई होप नहीं है न्यूजेन से, इनके जो इनकी जो अभी नया उस, आपको पता है कि उस बिजनेस को हैंडल कौन कर रहा है, तो मेरे को तो कोई होप नहीं है कि उसमें उनमें कोई ऐसा चाम है जो उनकी लेगेसी या उनके फादर फोर फादर्स ने किया उस टाइप में कर पाएंगे। उनका अलग ही वो था, वो चीज है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो अभी जो रिलायंस की वैल्यूएशन है, जो आपने प्राइस टू बुक की बात कर रहे थे, जो इट्स अगेन 2 पॉइंट, जो मीडियन 3 ईयर की मीडियन पे चल रहा है 2.2 या 2.3 पे, हम्म तो इज इट, आई मीन इट्स नॉट, यू कांट एक्सपेक्ट मच सुपीरियर रिटर्न्स, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर, मैं तो देखो लार्ज कैप्स में अगर निफ्टी पे आप जाओगे तो निफ्टी का प्राइस टू बुक मेरे को लग रहा है अंडर 3 मिलेगा आपको, ठीक है, 2.5 के आसपास। तो निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स बेस आपका सिर्फ आईटी को छोड़ के ये सब इसी प्राइस टू बुक पे रहते हैं जनरली, मैक्स 4 तक चले जाएंगे। उसके ऊपर का थ्रेशोल्ड सिर्फ आईटी ही पार करता है, आईटी के स्टॉक्स ही, या कुछ बैंकिंग बोल सकते हो, पहले करा करते थे, लेकिन अभी सब चीजें चेंज हो रही हैं। और इसमें एवरेज इसलिए कम होता था बिकॉज आपके मेटल स्टॉक्स हैं। कोविड का टाइम ऐसा था कि प्राइस टू बुक ही बहुत नीचे थी, ठीक है, प्राइस टू सेल्स थी 0.6, मतलब 1 लाख करोड़ का धंधा और मार्केट कैप 60,000 करोड़, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसा भी था। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा चीप हैं, उसकी वजह से दिख रहा है आपको। सो ओवरऑल मतलब एज ए सिनेरियो आप देखोगे, मैं मतलब अभी ओपन फोरम में तो बात नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, पॉलिटिकल रिफ्ट को भी आप एक बार चेक कर लेना, एज फार एज दिस ग्रुप इज कंसर्न्ड। देयर वर सम पॉलिटिकल रिफ्ट, देयर वर सम रूमर्स इन द मार्केट फ्यू मंथ्स बैक, उनको जरूर चेक करना। अगर वो है तो ओवरऑल ग्रुप के स्टॉक्स आपको ज्यादा ग्रो करते हुए नहीं दिखेंगे, और करे भी नहीं ना। आप सोचो रिलायंस को चलो हटा दो, रिलायंस के अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है ये ग्रुप की जिसने रिटर्न दिए हैं पिछले 4 साल में, बताओ, सब नेगेटिव में बैठी है, और मार्केट कहां से कहां आ गया। सो टफ है, मतलब इट इज बेटर टू फाइंड न्यू एवेन्यूज। यस, सो परेश, मेरी तरफ से एक दो पॉइंट्स। पहली बात तो जैसे रिलायंस है, बहुत फेमस है, अंबानी फैमिली का है, बट इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस। तो किसी भी कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस को हमेशा एक तरीके से एनालाइज करके वैल्यूएशन देना इजी नहीं होता है, पहली बात तो। और अगर आपको बड़ी कंपनी चाहिए और वो रिलेटिवली अगर अंडर वैल्यूड चाहिए, तो जितना एक स्ट्रांग बिजनेस में स्ट्रांग मार्केट शेयर उसका हो और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, उसको उतना एनालाइज करना इजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इंटरग्लोब एविएशन का, या समथिंग लाइक दैट। सो अपने को तो रिटर्न चाहिए, अपने को तो रिसर्च ठीक से करना है। सो इट्स ऑलवेज इजियर टू वैल्यू लेस कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस विद अ स्ट्रांग मार्केट शेयर। सो वो आप याद रख सकते हो। और रही बात बैंक्स की, प्राइवेट बैंक्स की, जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी की, तो एचडीएफसी का तो हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, उनका एनआईएम कम हो गया था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और अभी वो ब्रांचेस ओपन करके क्रेडिट ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। सो फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एचडीएफसी, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ऑल्सो द गुड पार्ट इज आरबीआई के जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थे वो अभी ईजिंग में हो गए हैं। सो ड्राइविंग क्रेडिट ग्रोथ शुड नॉट बी सच अ बिग कंसर्न कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 2 to 3 years। सो प्रवीण जी, अभी टोटल 2 घंटे हो गए हैं। सो अभी आपके कंफर्ट पे है, अदरवाइज वी कैन ऑलवेज टेक सम क्वेश्चंस लेटर इन द ऑन द हैंडल और समवेयर एल्स एंड वी कैन रिप्लाई टू देम। आप बताइए अभी क्या करना है। नहीं, आई गेस सर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, और अच्छे मेरे को लग रहा है क्वेश्चंस जो भी, काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो लोग पूछते तो उसके हमने डिस्कशन में जवाब दे दिए होंगे। सो आई गेस इट इज बेटर हम फिर कभी करें। एंड ये टाइम शायद काफी लोग का सोने का भी होगा जो जल्दी सोते होंगे, इंक्लूडिंग मी। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत ही आई गेस कंक्रीट पॉइंट हमने डिस्कस किए, टू द पॉइंट, और आई होप सो आई थ्रोली एंजॉयड द सेशन। आई होप सो कि बाकी लोग को भी सेम मजा आया होगा ये चीजें करने का। एंड अगेन आई एम सेइंग, डू शेयर योर फीडबैक। आप लिख के अगर बताओगे कि आपने ये चीज नहीं सीखी तो वो और भी काफी अच्छा लगेगा, एंड इट विल encourage me to have more presence in spaces and all ये चीजें। over to you sir। ग्रेट, ग्रेट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और आपने जो, वैसे 2 घंटा बहुत कम लगा हमें, मुझे एटलीस्ट, और 1-2 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यस, टाइम भी वैसी चीज है कि टाइम हमेशा देखना पड़ता है और कम पड़ता है। व्हेन देयर आई इज गेस डेप्थ हम एंड देयर यूट्यूब इज पे क्वालिटी। नेक्स्ट टाइम करें ना, इट विल बी मच मच मोर बेटर, दैट विल बी a good thing। यस, 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 कंप्लीटली एग्री। एंड फेस टू फेस का मजा भी एक अलग है, और लोगों को भी उतना ज्यादा शायद समझ में आएगा। बट जैसे स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट ने बोला है, प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए। आई होप आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिए हैं, मे नॉट बी स्टॉक स्पेसिफिक बट एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू थीम्स, विद रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन। सो प्लीज यूज दोज नोट्स। अगर आपको फीडबैक देना है, आपने क्या समझा है वो भी दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं वो जरूर पूछिए, बिकॉज
वी आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, और हम जरूर आपको जवाब देंगे, सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे। तो जिनको भी इस स्पेस में आज क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं मिला या कुछ एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिला, प्लीज डू इट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक चीज और है, सो सॉरी पार्टिसिपेशन। मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक बोलिए। चीज और है। देखो दोस्तों, अगर आप लेट आए हो तो रिकॉर्डिंग को जरूर सुनना। आई गेस इट इज रिकॉर्डेड। दो चीजें हैं, देखो शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस तरीके से वी हैव ट्रेन्ड पीपल, 2 से 3 चीजें मैंने ऐसी बोली हैं इसमें, और जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, या सो डेट की कंक्रीट डिस्कशन हो पाए, जो काफी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है स्टॉक मार्केट में। आपको बता रहा हूँ 2 से 3 चीजें। अब वो सबके लिए सेम नहीं होंगी, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। तो अगर आप लेट आए हो तो रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, और मतलब हो सकता है कि भाई कई बार होता है कि इतना लंबा स्पेस सुनने के बाद कई चीजें भूल जाते हो, फिर से सुनना, और वो चीजें आप जरूर लिख के बताना, अगर हो सकता है उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि यार ये चीज शायद मेरे को काफी हेल्प करेगी। बिकॉज अल्टीमेटली जब तक आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग कुछ नहीं होता ना, तब तक आपकी लाइफ, कहते हैं ना कैटलिस्ट बोलते हैं जिसको, तब तक आपकी लाइफ तेज रफ्तार से नहीं बढ़ती है। तो वो मेरे को बस एक बोलना था ना। ओवर टू यू, थैंक यू। ग्रेट। सो एक ही सिर्फ कमेंट है, जो जो कुछ ज्यादा लेट आए, सो पहले 15 से 20 मिनट थोड़े से वॉइस प्रॉब्लम्स थे, बट अपना स्पेस जो चला है वो मोर देन 120 मिनट्स चला है। सो बट फॉर दोज लिटिल डिस्टर्बेंसेस इन फर्स्ट 20 मिनट्स, आगे का 1 घंटा बहुत ही, इनफैक्ट 1 hour 45 minutes, बहुत ही ग्रेट डिस्कशन मिला है। स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट को मैं वापस थैंक्स और ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सारे नोट्स निकाले हैं, और मुझे एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया है, जिससे हम हमारे रिसर्च को और भी तेज बना सके और भी इम्प्रूव कर सके। बिकॉज दोस्तों, अभी जो टाइम है वो अच्छे रिसर्च का है। काफ़ी बार हमने देखा है खुद भी, वाइल वी हैव अ रिसर्च डीएनए एट अल्फा वेल्थ, कि मार्च 2023 से एटलीस्ट मार्च 2024 तक रिसर्च करना बैठ के बहुत मुश्किल हो गया था। बिकॉज अच्छे स्टॉक के आप रिसर्च करो, 1 महीने में कोई डबल हो रहा था, 3 महीने में कोई ट्रिपल हो रहा था, और 2 साल में 10x हो रहा था। ऐसे टाइम पे इट इज नॉट इजी, बिकॉज while वी मे नॉट जनरली इग्नोर द प्राइस, ऐसे टाइम पे जो टाइप का वेल्थ क्रिएशन होता है, जैसे बोला जाता है कि मेनी टाइम्स नथिंग हैपन्स इन अ डिकेड एंड डिकेड्स हैपन विद इन वीक्स, वैसा टाइम हम देख चुके हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दैट टाइम विल कम अगेन, बट वी हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर इट। अगर हमारा रिसर्च वीक रहेगा, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग वीक रहेगा, और हम सिर्फ प्राइस देखेंगे, तो हमेशा वी विल एंड अप बीइंग मेकिंग वेरी लिटिल मनी कंपेयर टू व्हाट वी कैन मेक। स्टॉक मार्केट जनरली एक 5 से 10 साल के साइकिल में आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करवा सकता है, प्रोवाइडेड आपको सेक्टर्स की नॉलेज हो, यू आर प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एंड यू आर नॉट प्रेजेंट एट द रॉन्ग प्लेस। सो विद दैट, अगेन थैंकिंग एवरीबॉडी फॉर द पार्टिसिपेशन, एंड प्रवीण जी धन्यवाद, वापस मिलेंगे।